तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अरिविहान के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको मिल जाती है आपके एग्जाम की कंप्लीट तैयारी, वो भी बहुत सारे मटेरियल के साथ, जो आपको आपके कक्षा 11वीं के एग्जाम में 100% अंक लाने में मदद करती है। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपके सामने, आपका प्यारा बायोलॉजी टीचर अंशु भैया। और आज जो हम करने वाले हैं उस ताबड़तोड़ तैयारी का नाम है अरिविहान की महा रिवीजन। यानी कि आज हम हमारे बायोलॉजी के हर एक अध्याय को पढ़ेंगे और वो भी उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए भैया, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम नजदीक है, तो जल्दी से शुरू करेंगे और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे खत्म करने की। चलिए भाई, तो बात करते हैं सबसे पहले अध्याय की, जिसका नाम है जीव जगत। क्या होता है भैया जीव जगत? आ जाओ देख लेते हैं इस जीव जगत से आने वाले सभी प्रश्नों को। चलिए बात करते हैं जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। तो इसका बहुत बेसिक सा आंसर है, जीवों को क्यों वर्गीकृत किया जाता है। तो जीवों को वर्गीकृत करने के लिए हमारे पास में 2-3 प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके कारण हमको जीवों को वर्गीकृत करना पड़ा। जैसे अध्ययन की सुविधा, अर्थात अध्ययन को सरल बनाने के लिए, ठीक है। फिर विभिन्न जीवों के मौलिक या प्राकृतिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए, और साथ ही साथ जीवों के विकासीय संबंधों का ज्ञान जो है उसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया है, हमने जो है जीवों को वर्गीकृत किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, कुछ इस प्रकार से लिखा होना चाहिए, या फिर मैंजीफेरा इंडिका कुछ इस प्रकार से लिखा होना चाहिए। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो क्या होना चाहिए भैया? आम का सबसे बड़ी सही वैज्ञानिक नाम इन दोनों में से मैंजीफेरा इंडिका। अब हिंदी में तो सेम ही लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में फर्क पड़ता है, जो इंपॉर्टेंट है। कुछ इस प्रकार से लिखा होना चाहिए जो कि सही होगा, क्योंकि द्विनाम पद्धति के सार्वजनिक नियम के अनुसार वंश एवं जाति का नाम तिरछे अक्षरों में यानी इटैलिक अक्षरों में लिखा जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, जबकि जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से देख पाए तो ये सारे जो है इटैलिक है, यानी थोड़े तिरछे हैं। उसके बाद जो है पहला अक्षर यहां पर बड़ा हुआ है, जबकि यहां पर अगर आप देखें जाति के नाम में छोटा दिया हुआ है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ इस प्रकार के नियमों से आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। फिर बात करते हैं टेक्सॉन की परिभाषा दीजिए। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टेक्सा के कुछ उदाहरण दीजिए। टेक्सॉन क्या होता है? किसी भी स्तर का वर्गीकी समूह होता है, ठीक है। यह किसी भी स्तर पर जीवों के समूह को दर्शाता है। विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टेक्सा के उदाहरण है, जैसे बंगाल टाइगर प्रजाति श्रेणी का है, ठीक है, मछली वर्ग श्रेणी का है, जबकि चमगादड़ जो है ऑर्डर श्रेणी का है, और बिल्ली जो है कुल श्रेणी के वर्गक है। वर्गक का मतलब ये जीव है, ठीक है, जिनको हमने अलग अलग श्रेणियों में बांट रखा है। ठीक है, यहाँ बंगाल टाइगर, मछली, चमगादड़ तथा विभिन्न बिल्ली जो है विभिन्न स्तरों पर क्या बनाते हैं? अपना अपना टेक्सॉन बनाते हैं या टेक्सा बनाते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश में जो है टेक्सॉन प्रोनाउंस किया जाता है, जबकि हिंदी में इसको टेक्सा बोला जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फिर अगले प्रश्न की। निम्नलिखित शब्दों को समझाइए या परिभाषित कीजिए। पहला, संघ, वर्ग, कुल, गण और वंश। ठीक है, इन सबको बताना है अपने को। वर्गीकरण के कुछ नाम है, ठीक है। संघ क्या होता है? तो वर्गीकरण पदानुक्रम में समानताओं के आधार पर विभिन्न वर्ग अगले उच्च स्तर संवर्ग संघ का निर्माण करते हैं। पौधों में संघ के स्थान पर प्रभाग या डिवीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो है जीवों के लिए संघ बोला जाता है, जबकि यहां पर जो है पादपों के लिए डिवीजन या प्रभाग बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। उदाहरण के लिए जंतुओं के विभिन्न 5 वर्ग होंगे, जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये संघ है। क्या है? ये संघ है। ठीक है, चलो तो ये क्या बनाते हैं? जैसे अगर हम बात करें तो मछली की या उभयचरों की, सरीसृपों की, पक्षी की या स्तनधारी की, तो इन सब में कुछ जीव ऐसे होंगे जो कॉर्डेटा होंगे। ठीक है, कॉर्डेट्स होंगे, नॉन कॉर्डेट्स होंगे। तो ये सब क्या है? इनके अपने एक संघ है। ठीक है, कॉर्डेटा उसमें एक प्रकार का संघ होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे वर्ग की। वर्ग क्या है? अनेक गणों के समान लक्षणों के आधार पर वर्ग का निर्माण होता है। अनेक गणों के समान जो है समान लक्षणों के आधार पर क्या है? वर्ग का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए प्राइमेटा एवं कार्निवोरा, ये सब क्या है? ये गण है। ठीक है,
गण जो है इसको किसको मिलाकर माफ कीजिएगा, कॉर्डेटा, प्राइमेटा और कार्निवोरा जो है ये किसको ये क्या बना रहे हैं, अलग अलग प्रकार के गण बनाएंगे, जैसे ये सब मिलकर क्या बना रहे, मेमेलिया बना रहे, ठीक है, इस वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। फिर बात करेंगे कुल की, तो समान लक्षणों वाले अनेक वंश मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। अब उदाहरण के लिए सोलेनम, पिटूनिया एवं धतूरा, तीन विभिन्न वंशों को एक ही कुल सोलेनेसी में रखा जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे गण की, तो अनेक कुलों के समान लक्षणों के आधार पर गण का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए क्रूसीफेरी, पेपेवेरेसी तथा कैपेरिडेसी कुलों को गण पैराइटिल्स के अंतर्गत रखा जाता है। ये इन तीनों को काय में रखे, अपन ने पैराइटिल्स में रख दिया, ठीक है। फिर वंश की बात करेंगे, तो यह समीपस्थ संबंधित जातियों का एक समूह है। कई जातियों के जीव जब आवश्यक लक्षणों के एक समान होंगे तो वंश का निर्माण होगा। उदाहरण के लिए पीपल, बरगद, अंजीर सभी अलग अलग जातियां हैं, लेकिन ये सभी एक वंश या फाइकस में रखे गए, ठीक है। चल आगे बात करेंगे। जैव वर्गीकी या बायोसिस्टमेटिक्स क्या है, तो जैव वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के विभिन्न किस्मों अर्थात जातियों को, उनकी विविधता तथा जाति वृत्तीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जैव वर्गीकी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जाति किसे कहते हैं, तो जाति उन जीवों का समूह है जिनके आकारिकी, ठीक है, उनकी कारिकी एवं आवास एक दूसरे के समान होते हैं। उन जीवों का समूह जिनका शरीर की जो आकार की, कारिकी, ठीक है, या उनका आवास या उनके भोजन करने की जो है प्रवृत्ति, ये सब जो है एक समान होती है और ये एक जाति के सदस्यों में परस्पर स्वतंत्र रूप से प्रजनन हो सकता है। इसे क्या कहेंगे, हम इस तरह के श्रेणी को कहेंगे जाति, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। किन्हीं दो पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। बहुत सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है, लेकिन हम बात कर लेते हैं आम की। तो आम क्या है, मेंजिफेरा इंडिका। आलू क्या है, सोलेनम ट्यूबिरोसम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आईसीबीएन तथा एनबीआरआई का पूरा नाम लिखिए। आईसीबीएन और एनबीआरआई क्या होगा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसको बोला जाता है एनबीआरआई। फिर बात करेंगे आईसीबीएन का, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इसको बोला जाता है, ठीक है, तो इनके याद रहने चाहिए आपको, ठीक है। फिर बात करेंगे द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, इसके आधार पर किन्हीं दो जीवों के नाम लिखिए। अब यह द्विनाम पद्धति जब भी आए तो आपको एक वैज्ञानिक का नाम याद होना चाहिए, कैरोलस लीनियस का, ठीक है। इन्होंने ये द्विनाम पद्धति दिया और कैरोलस लीनियस जो थे इन्होंने क्या बताया कि यह जीवों के नामकरण की ऐसी पद्धति होगी जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों द्वारा बना होगा। अब पहला शब्द क्या होगा, उस जीव के वंश या जीनस से होगा, तथा दूसरा शब्द जो होगा वो जीव की जाति या स्पीशीज से को बताएगा या प्रदर्शित करेगा। वंश या प्रजाति के नाम का पहला अक्षर जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षर का होगा, ठीक है, जबकि जो जाति का, ठीक है, जो जाति का होगा वो उसका पहला अक्षर छोटे अक्षर का होगा। और ये दोनों जो नाम रहेंगे जाति और वंश के, ये इटैलिक या तिरछे तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है, अथवा हाथ से लिखते समय इसके नीचे जो है लाइन खींची जाएगी। द्विनाम पद्धति के आधार पर दो जीवों के नाम हमसे भी पूछा गया है प्रश्न में, तो मनुष्य का होमोसेपियंस है, ठीक है, गौरैया का लिख लो पैसर डोमेस्टिकस, ठीक है, या आप और किसी भी जीव का जो आपको याद हो वो आप लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले हमारे जो है अध्याय की, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। जीव जगत के वर्गीकरण में सवाल देखेंगे फटाफट। शैवाल पुष्पन या एल्गल ब्लूम तथा लार तरंगे या रेड टाइड्स क्या दर्शाती है, ठीक है। ये दो जो है प्रश्न इकट्ठे दे दिए गए हैं, ये अपने अपने तरीके से अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, एक मार्क के लिए सवाल बन सकते हैं, ठीक है। उत्तर की बात करें तो शैवाल पुष्पन या एल्गल ब्लूम क्या होता है, कुछ शैवाल या नीरे हले शैवाल तेजी से गुणन करते हैं और अपनी जो संख्या है उसको बढ़ा लेते हैं, जिससे जल हरा एवं गंधला सा हो जाता है, क्योंकि भाई शैवाल जो है वो हल्के से हरे या काई कलर के दिखते हैं, ठीक है, इसको हम आम भाषा में काई भी बोल दिया करते हैं, पानी के ऊपर जो लगा करती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जल की परत के ऊपर में ये ढाक देते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, जल की बीओडी भी बढ़ जाती है, ठीक है। बीओडी की अगर बात करें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है।
यह घटना शैवाल पुष्पन कहलाती है। इसके कारण उसमें रहने वाली मछलियां तथा अन्य जीव मर जाते हैं, क्योंकि जब ये पूरा ढाक लेते हैं उस जल की स्तर को, तो नीचे रहने वाली मछलियों के पास अच्छे तरीके से ऑक्सीजन या सूर्य प्रकाश इत्यादि नहीं पहुंच पाता है, या मछलियों के अलावा जो पादप होंगे, है ना, जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वहां के, उन तक नहीं पहुंच पा रहा, या उत्पादकों तक नहीं पहुंच पा रहा सूर्य प्रकाश, तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, है ना। तो इसे क्या कहते हैं हम? शैवाल पुष्पन कहते हैं। अब बात करेंगे लाल तरंगों की, तो लाल तरंगों में समुद्र के जल का लाल या भूरा दिखाई देना क्या कहलाता है? लाल तरंगे, ये फेनोमेना कहलाता है। ठीक है, जो सूक्ष्म शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है, जो शैवाल है उनकी अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। यह स्थिति मुख्यतः डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, की तीव्र वृद्धि के कारण होती है। जब जल में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये सूक्ष्म जीव जो है तेजी से बढ़ने लगते हैं, अपने आप की संख्या का गुणन करने लगते हैं। ठीक है, और जल का रंग जो है बदल देते हैं। कई बार ये विषैले पदार्थ भी उत्पन्न करते हैं, जिससे मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है और मनुष्यों में भी विषाक्तता का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए लाल तरंगे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन का संकेत मानी जाती है। ठीक है, अब समझ में आ गया क्यों बोला जाता है लाल तरंगे इनको। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रोटोजोआ की बात की जाती है तो सबसे पहले आते हैं जू फ्लैजिलेटा। ठीक है, इसके अंतर्गत जू फ्लैजिलेट आते हैं, जैसे टिप्सोनोमा, लिशमानिया, ठीक है, ये इत्यादि ये सूक्ष्म जीव आते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकीय और एक केंद्र की या बहुकेंद्र की भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विषमपोषी प्रकृति के होंगे, कशाबिक या फ्लैजिलेट्स वाले जीव होंगे जो एक या अधिक कशाबिक की सहायता से प्रचलन कर सकते हैं, यानी गति कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे, दूसरे नंबर पे आते हैं सार्कोडाइना। ठीक है, इसके अंतर्गत सार्कोडाइन्स आते हैं, जैसे अमीबा है, एंट अमीबा है इत्यादि होंगे। ठीक है, कूटपादों की उपस्थिति इनका विशिष्ट लक्षण है। ये अधिकतर स्वतंत्र जीवी या कुछ परजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, कूटपाद इनमें पाए जाएंगे। ठीक है, फिर अगली बात करेंगे स्पोरोजोआ की। स्पोरोजोआ, इसके अंतर्गत स्पोरोजोअन्स जैसे प्लाज्मोडियम आते हैं। ये परजीवी प्रोटोजोअन्स होते हैं और जिनमें किसी भी प्रकार का प्रचलन अंग नहीं होता है। इनके शरीर के चारों ओर पेलिकल का आवरण होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इनके शरीर के जो चारों ओर है वो पेलिकल का आवरण होगा। ठीक है, फिर बात करेंगे सिलिएटा की। ठीक है, इसके अंतर्गत सिलिएट्स आएंगे, जैसे पैरामीशियम है। ठीक है, तो इसके शरीर पर असंख्य सीलिया पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? सिलिएट्स पड़ा, क्योंकि इनके जो है शरीर के बाहरी आवरण पर बहुत सारे सीलिया पाए जाएंगे, जो कि ये जलीय वातावरण में अत्यंत सक्रिय गति कर पाते हैं। इनके प्रचलन अंग होते हैं सीलिया। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करेंगे फटाफट। यूग्लिनॉइड के विशिष्ट चारित्रिक लक्षण कौन कौन से हैं? यूग्लिनॉइड के प्रमुख लक्षण कौन से होंगे? ये एक कोशिकीय होंगे, चल प्रोटिस्ट होंगे, चल यानी जो गति कर सकते हैं, सामान्यतः अलवणीय जल में पाए जाएंगे, परंतु कभी कभी कुछ जो है समुद्री जल में भी मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कम संख्या में, जबकि अलवणीय जलों में मुख्यतः यूग्लिनॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इनकी जो कोशिका भित्ति है उसके बाहरी तरफ में प्रोटीन का बना एक लचीला आवरण, जिसको क्या कहा जाता है? पेलिकल कहा जाता है, वो पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी यूग्लिनॉइड में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। कुछ जो यूग्लिनॉइड है वो प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। जबकि कुछ यूग्लिनॉइड्स जो है वो मृत जीवी भी होते हैं, यानी मृत जीवों के शरीर पर या उन पर आश्रित होकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड के कुछ विशिष्ट लक्षण आपको याद होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाँ, एक चीज इनमें बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखनी है कि इनमें 2 कशाभिक या फ्लैजिलेट्स भी पाए जाते हैं, एक बहुत छोटा होगा और एक बड़ा होगा। ठीक है, कशाभिक के आकार आधार पर नेत्र बिंदु या स्टिग्मा पाया जाता है, जो इनके प्रकाश की ओर गति करने में सहायता करता है। वो नेत्र तो नहीं रहता है, नेत्र बिंदु बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उससे ये सेंस करते हैं प्रकाश के लिए, तो प्रकाश की तरफ गति करने में उनको मदद करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्या वायरस सजीव है अथवा निर्जीव? पर चर्चा की। वायरस क्या होते हैं भाई? सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं? तो ये दोनों ही प्रकृति दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से अपन उत्तर लिखेंगे कि विषाणु जो है या वायरस जो है अत्यंत सूक्ष्म कणिकामय संरचनाएं होती है, जिन्हें जीवाणुज फिल्टर द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन्हें कृत्रिम माध्यम में संवर्धित भी नहीं किया जा सकता। अगर जीवाणु होते तो जीवाणुज फिल्टर
में पृथक कर लिए जा सकते थे, या फिर इनको कृत्रिम माध्यम में भी नहीं उगाया जा सकता है। ठीक है, तो विषाणु का जो जीव जगत है, जीव जगत में स्थान है, वो कोई निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है निश्चित? क्योंकि इनमें सजीव और निर्जीव दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं, जिसके कारण इनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं विषाणु के सजीवों वाले गुणों की। तो इनका प्रवर्धन केवल जीवित कोशिकाओं में होता है। ये क्या करते हैं, जिन कोशिकाओं में ये जाते हैं वहां पर ये सजीवों की तरह जो है, हम कह सकते हैं कि ये सजीवों की तरह बिहेव करने लगते हैं, एक्ट करने लगते हैं। ठीक है, यह ताप, विकिरण तथा अन्य रासायनिक पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ इनमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, या तो डीएनए या तो आरएनए इनका अनुवांशिक पदार्थ होगा। तो भैया अनुवांशिक पदार्थ जो है वो सजीवों में पाया जा रहा है। ताप के या विकिरण के या अन्य रासायनिक पदार्थों के खिलाफ जो है प्रतिक्रिया देने का काम भी सजीव करते हैं। ठीक है, या फिर इनका प्रवर्धन जो है वो केवल जीवित कोशिकाओं में हो पाता है। तो ये सब क्या है, सजीवों के लक्षण है। जब बात करेंगे हम इनमें निर्जीवों के लक्षण की, तो यह कोशिकाओं के रूप में नहीं पाए जाते, अर्थात इनमें कोशिका कला तथा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा यह परपोषी के बाहर जो है निष्क्रिय रहते हैं। ये कोशिका के बाहर जहां पर ये परपोषण करेंगे, अगर उसके बाहर रहेंगे तो ये निष्क्रिय अवस्था में रहेंगे, इनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। उसके साथ ही इनमें सजीवों की तरह श्वसन क्रिया नहीं होती, जबकि सजीवों का मुख्य लक्षणों में एक होता है श्वसन की क्रिया करना। ठीक है, चलिए अब अगले हमारे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किस प्रकार से द्विजगत वर्गीकरण से बेहतर है? चलिए बात करते हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण कोशिकीय संरचना, शरीर संगठन की जटिलता तथा पोषण विधि पर आधारित है। इसको हमने किस तरह डिवाइड किया है कि कोशिका की संरचना, उसके बाद शरीर संगठन की जटिलता और साथ ही साथ पोषण विधि उस जीव की, उसके आधार पर हमने उसको वर्गीकृत किया है। दो जगत वर्गीकरण में हमने केवल क्या किया, पादपों को अलग कर दिया और जंतुओं में अलग कर दिया था। ठीक है, तो ये मौलिक है ना। इसके अतिरिक्त ये 2 जगत वर्गीकरण से अधिक प्राकृतिक है, क्योंकि यह विभिन्न जीवन पद्धतियों में जाति वृत्तीयता दर्शाता है। ठीक है, इतनी बात आपको लिख देनी है। बढ़ेंगे आगे की तरफ। आर्कीबैक्टीरिया क्या है, अथवा आर्कीबैक्टीरिया को असाधारण परिस्थितियों का जीव क्यों कहा जाता है, अथवा आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है? इस प्रकार से सवाल आपको आर्कीबैक्टीरिया पे अलग अलग तरह से देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करेंगे आर्कीबैक्टीरिया की, तो ये प्राचीन पृथ्वी के असाधारण वातावरण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उच्च तापमान, कम पीएच, उच्च लवणता या लवण सांद्रता में पैदा होने वाले जीव है। इनको क्यों बोला जाता है आर्कीबैक्टीरिया क्यों बोला जाता है? आर्की मतलब बहुत ज्यादा पुराना, और बैक्टीरिया जो है बहुत ज्यादा पुराने जीव जो है, उनको हमने क्या बोला, आर्कीबैक्टीरिया बोला। ठीक है, इस कारण से इन्हें असाधारण परिस्थितियों का जीव कहा जाता है। ये आज भी अपने उसी रूप में विद्यमान है, अतः इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है, यानी कि ये बहुत प्राचीन काल से अपने एक ही रूप में विराजमान है, या हम कह सकते हैं कि इनमें कोई अनुकूलन के तौर पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे की तरफ। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो भैया इनकी कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड, मुख्यतः पेप्टिडोग्लाइकेन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे की तरफ। डायटम क्या है, ये कहां पाए जाते हैं? अब डायटम क्या होते हैं? डायटम एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी सुनहरे भूरे शैवाल है। क्या है? एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी सुनहरे भूरे शैवाल है, जिनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है भैया? सिलिका की बनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है? क्यों हम इनको अपूर्ण कवक की संज्ञा देते हैं? ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों में जीवन चक्र में पूर्ण अवस्था या लैंगिक अवस्था का अभाव होता है, जिसमें ये पूर्ण अवस्था भी नहीं दर्शाते और साथ ही साथ लैंगिक अवस्था भी नहीं दर्शाते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अपूर्ण कवक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अपूर्ण कवक कहा जाता है। चले अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लाइकेन क्या है? अब लाइकेन क्या होता है भैया? तो लाइकेन जो है एक सहजीवी संबंध दर्शाने वाला जीव हम बोल सकते हैं। लाइकेन जो है सुकायवत या थैलॉइड संयुक्त स्वपोषी एवं सहजीवी पादप है।
ठीक है, जिसमें शैवाल तथा कवक घनिष्ठतापूर्ण जुड़कर एक ही जीव का रूप ले लेते हैं। इसका शैवाल सदस्य क्या है? फाइकोबायोन, तथा कवक सदस्य कौन सा होगा? माइकोबायोन कहलाता है। ठीक है, शैवाल सदस्य को हम क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन कहते हैं, जबकि जो कवक सदस्य होगा वो माइकोबायोन कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इन दोनों की, तो दोनों जो है आपस में जुड़े होते हैं। जो है एक जीव दूसरे जीव को कुछ फायदा पहुंचा रहा है और दूसरा जीव एक जीव को अलग फायदा पहुंचाता है, और ये साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। यदि एक जीव भी नष्ट हो जाता है तो दूसरा भी जो है सह विलुप्तता दर्शा देगा या सह नष्टता दर्शा देगा, यानी दोनों एक दूसरे पर बहुत अच्छे तरीके से डिपेंड होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जीवाणु में गतिशीलता पर टिप्पणी लिखिए। अब जीवाणुओं की बात की जा रही है और गतिशीलता की बात की जा रही है, तो हम बात करेंगे क्या? ये चल और अचल जो है दोनों ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोनों प्रकार के होते हैं। चल जीवाणुओं में कशाभिक पाए जाते हैं। ठीक है, इनके प्रचलन के अंग कौन से होते हैं? कशाभिक पाए जाते हैं, जो इनको गतिशीलता प्रदान करते हैं। जबकि अचल जीवाणुओं में कशाभिकों का अभाव होता है। कशाभिक के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अकशाभिक, जिनमें कशाभिक नहीं पाया जाता, अर्थात ये अचल होते हैं, जैसे पार्श्वरेला। ठीक है, उसके बाद एक कशाभिक, जब एक जीवाणु केवल एक सिरे पर कशाभ पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे? एक कशाभिक कहलाएंगे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है विब्रियो कोलेरी। ठीक है, जिसमें कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार की उसकी संरचना होती है और एक ही जो है कशाभिक पाया जाता है इसमें। चलिए अगले की बात करेंगे तो गुच्छ कशाभिक। अब गुच्छ कशाभिक क्या है? जब जीवाणु के एक सिरे पर कशाभिकों का एक गुच्छा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? गुच्छ कशाभिक बोलते हैं, जैसे स्यूडोमोनास। ठीक है, फिर बात करेंगे उभय कशाभिक। जब जीवाणु के दोनों सिरों पर कशाभों का गुच्छा पाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? उभय कशाभिक, जैसे नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, फिर बात करेंगे परिरोमी। परिरोमी क्या होता है? जब जीवाणु के संपूर्ण शरीर पर कशाभ पाए जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, तो इनके उदाहरण आपको याद होने चाहिए, एक दो बार नाम याद रखोगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की रचना का पूर्ण नामांकित चित्र बनाइए तथा संक्षेप में वर्णन कीजिए। बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की संरचना जो है जीवाणु के समान होती है। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कोशिका में डीएनए के स्ट्रैंड्स तथा आरएनए के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो प्रोटीन, वसीय पदार्थों तथा कोलेस्ट्रॉल की बनी झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इसके अंदर बेबी कण भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की कोशिकाओं में मीसोसोम्स नहीं पाए जाते, लेकिन प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं या प्लाज्मिड इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें अध्ययन द्वारा प्रमाणित हुआ है कि माइकोप्लाज्मा की कोशिकाएं बहुरूपता भी प्रदर्शित कर देती है। अब बात करेंगे इसके चित्र की, तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जिसमें आपको दिखेगा कि ये लिपोप्रोटीन की झिल्ली है, घुलनशील प्रोटीन यहाँ पर दिखाई देंगे, राइबोसोम आपको दिखाई देंगे। हमने बोला कि डीएनए भी उपस्थित होता है। ठीक है, रैखिक रूप से डीएनए उपस्थित होता है, ये कुछ इस प्रकार है, ये डीएनए है। ठीक है, उसके बाद में जो है आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एक प्रारूपी प्रोटिस्ट कोशिका की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, बात करेंगे प्रोटिस्ट की कोशिकाएं सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिका होती है या यूकैरियोटिक कोशा होती है। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है तथा इनमें सभी अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषित जीवों में पाया जाएगा वो सब जो है, या गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि पाए जाएंगे। प्रायः प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट जैसे क्लेमाइडोमोनास की जो कोशिका है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, किंतु युग्लिना में यह कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, इसमें फ्लैजिला की संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की भांति नहीं होती है। फ्लैजिला में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की भांति माइक्रोट्यूब्यूल्स 9+2 क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं इसकी संरचना की, तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जिसके बाहरी आवरण पर आपको झिल्ली दिखेगी, इसमें सुविकसित केंद्रक दिखाई देगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगी, है ना, बहुत सारे जितने भी विकसित कोशिकांग है ये इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कशाभ भी उपस्थित होते हैं। चल अगले प्रश्न की बात करते हैं। कवक एवं शैवाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत बार सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद करना अपने को। कवक क्या होते हैं? ये मृतोपजीवी हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं।
ठीक है, जबकि शैवाल जो है ये स्वपोषी होते हैं, ठीक है, ये स्वयं का पोषण करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों या जीवित पौधों पर प्राप्त होते हैं, जबकि शैवाल जो है ये पानी या नम भूमि में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो इनकी कोशिका भित्ति काइटिन या कवक सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवाल की बात करें तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की यहाँ पर बनी होगी इनकी, ठीक है। फिर बात करेंगे कवक की, तो ये क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण रंगहीन होते हैं, जबकि शैवाल जो है क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण अलग अलग कलर और मुख्यतः हरे कलर के या काई कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। कवक की बात करेंगे तो भोजन संग्रह में तेल की बूंदे या ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि शैवाल में यह संग्रह जो है स्टार्च के रूप में होगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अब आ जाता है अपना अगला अध्याय जिसका नाम है वनस्पति जगत। चलिए तो बात कर लेते हैं इस अध्याय से आने वाले पहले प्रश्न की। तो यहां पर पहला प्रश्न देखने के लिए मिलता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों किया जाता है? सीधी सी बात है, एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म दोनों में जो है आवृत्त बीजी एवं अनावृत्त बीजियों में क्या है कि बीज पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों को अलग अलग वर्ग में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अनावृत्त बीजी या जिम्नोस्पर्म पौधों में बीजांड या उससे विकसित बीज किसी अंडाशय या फल में बंद नहीं होता, जबकि यदि हम बात करते हैं आवृत्त बीजियों की या एंजियोस्पर्म्स की, तो पौधों में बीजांड या बीज अंडाशय या फल के अंदर बंद रहते हैं। यही कारण है कि दोनों में बीज होने के बावजूद हम इन दोनों को अलग अलग वर्गों में रखते हैं। चलिए बात करते हैं अनावृत्त बीजी पौधों के महत्वपूर्ण अभिलक्षण लिखिए या लक्षण लिखिए, ठीक है। बात करेंगे ये बहुवर्षीय और काष्ठीय होते हैं, जो सामान्यतः मरुद्भिद स्वभाव के होते हैं, यानी कम पानी वाले स्थानों पर रहना जो है या उगने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। इन पौधों में बीज बनते तो है, लेकिन वे बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे होते हैं, अर्थात बीज में किसी भी खोल या भित्ति या फल में बंद नहीं होता है, ठीक है। अभी अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ा, ये पौधे विषम बीजाणु होते हैं, ठीक है, अर्थात दो प्रकार के बीजाणु लघु एवं दीर्घ, क्रमशः लघु एवं दीर्घ बीजाणुधानियों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे इन पौधों में परागण की क्रिया जो है वायु द्वारा होती है। इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, लेकिन परिपक्व बीज से केवल एक ही भ्रूण का विकास हो पाता है, ठीक है। ये कुछ मुख्य लक्षण है इस पौधे के, ठीक है। बात करेंगे थैलस या सुकाय किसे कहा जाता है, ठीक है। तो थैलस या शुकाय जो है ऐसे पादप शरीर को कहते हैं या किसी पादप के ऐसे शरीर के अंग को कहते हैं जो जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होता है या अलग अलग नहीं होता है जड़, तना एवं पत्तियों में, जैसे शैवाल हो गए या ब्रायोफाइटा हो गए। इनमें हमको मुख्यतः थैलस या सुकाय शरीर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर बात करेंगे स्पाइरोगायरा को तालाब का रेशम या जल रेशम क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया स्पाइरोगायरा जो है तंतु की तरह ऊपर सतह पेक्टीन की बनी होती है, कुछ इस प्रकार से इनकी जो सतह है पेक्टीन की बनी होती है, जो जल सोख करके क्या हो जाती, फूल जाती। अब ये फूलने के कारण जो है छूने पर थोड़ी सी लसलसी एवं चिकनी सी महसूस होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तालाब का रेशम कहा जाता है। क्या? तालाब का रेशम कहा जाता है। फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की, जननांगों के आधार पर ब्रायोफाइट्स एवं शैवालों में एक एक अंतर बताइए। हम बात कर रहे हैं जननांगों के आधार पर, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स में या ब्रायोफाइटा के समूह के पादपों में जननांग जो है बहुकोशिकीय होते हैं तथा इनके अंदर जैकेट या बाह्य कोशिकाओं का एक रक्षक आवरण होता है जो बंध या स्टेराइल होता है, जबकि शैवालों में जननांग अंडधानी एवं पुंधानी प्रायः एक कोशिकीय होते हैं तथा इनके बाह्य बंद जैकेट कोशिकाओं का आवरण नहीं पाया जाता। ये बेसिक अंतर है इनके जननांगों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का जल स्थलचर क्यों कहा जाता है या फिर इसको हम उभयचर क्यों कहते हैं? उभयचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रायोफाइट जो है वनस्पति जगत के जल स्थलचर या उभयचर कहलाते हैं, क्योंकि ये स्थल पर भी रह सकते हैं और इनमें निषेचन के लिए जल की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। ये दोनों ही जगह पर अपने अपने काम कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम जो है पादप जगत का उभयचर जंतु या पादप जगत का उभयचर पादप कहा जाता है, ठीक है। जंतु तो नहीं बोल सकते भाई, ठीक है। बात करेंगे आगे, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म को दो बिंदुओं के आधार पर विभाजित कीजिए। देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पौधे, हम इनको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में
नग्न बीज होते हैं, अर्थात बीज फल में बंद नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म में बीज जो है फल में बंद होते हैं। मुख्यतः सभी एंजियोस्पर्म्स में तो ये होता ही होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में फल होते हैं, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और फिर अनावृत बीज पाए जाते हैं, यानी इनके ऊपर में कोई आवरण नहीं होता है, जबकि आवृत बीजियों में इनके ऊपर में आवृत पाया जाता है, या एक कोई परत में ढके होंगे, चाहे वो फल की परत हो, चाहे आपके बीजांड जो है अंडाशय के अंदर बंद हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको अंतर लिख देना है। भूरे शैवालों के कोई 4 आर्थिक महत्व लिखिए, ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है हर बार, ठीक है। तो चलिए जानते हैं भूरे शैवालों के 4 आर्थिक महत्व। अनेक भूरे शैवाल जैसे लेमिनेरिया या सारगासम या फिर मैक्रोसिस्टिस आदि का उपयोग जो है भोजन के रूप में या भोज्य पदार्थों को बनाने के रूप में किया जाता है। फ्यूकस, सारगासम, लेमिनेरिया आदि को पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूकस एवं लेमिनेरिया में आयोडीन बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता था, इसका उपयोग जो है घेंगा रोग की दवाई, जो मुख्यतः आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, उसकी दवाई बनाने के काम आता है। साथ ही साथ आयरलैंड में फ्यूकस को कार्बनिक खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? कार्बनिक खाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इस फ्यूकस को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। लाल शैवालों का आर्थिक महत्व बताइए। तो लाल शैवाल जैसे पोरफाइरा, पामेरिया, कोनरस, ठीक है, आदि का उपयोग भोजन के तौर पर किया जाता है या भोजन बनाने के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग आइसक्रीम, चॉकलेट और सलाद के रूप में भी किया जाता है। आइसक्रीम और चॉकलेट में रंग एवं स्वाद देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर ग्रेसिलेरिया जो है या जिलिडियम जो है से अगर नामक जो है पॉलीसेकेराइड प्राप्त होता है या प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम के आधार के रूप में प्रयुक्त होता है। यदि आप 12th में जाएंगे तो आपको एक प्रोसेस पता चलेगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो जेल होता है, जिसको हम जेल माध्यम में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, तो उस जेल का जो है जेल जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है? अगर से बनता है, ठीक है। उसके बाद रोडीमेनिया जो है, इसका प्रयोग जो है हम फ्रांस में पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके आर्थिक महत्व हो गए। फिर बात करेंगे ब्रायोफाइटा के मुख्य विशिष्ट लक्षण बताने अपने को, ठीक है। सभी पादपों के विशिष्ट लक्षण आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट 5 तो याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये भूमि पे उगने वाले प्रथम पौधे हैं, ठीक है, जो प्राय नम व छायादार स्थानों पर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका मुख्य पौधा सुकाय सदृश होता है, अर्थात इनमें जड़, तना एवं पत्तियां विभाजित नहीं होती, सुकाय जो है इनका शरीर होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे इनमें मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद होता है, जो स्वतंत्र व दीर्घजीवी होता है। बीजाणुद्भिद अवस्था छोटी होती है तथा अस्थायी रूप से युग्मकोद्भिद पर आश्रित होती है। बीजाणुद्भिद सामान्यतः फूट, सीटा एवं कैप्सूल में विभेदित होती है, ठीक है। सभी पौधों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जो विषमाकृत प्रकार का होता है। इनमें संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम का संपूर्ण अभाव रहता है, यानी इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। इनमें जनन प्रायः कायिक तथा लैंगिक दोनों विधियों के द्वारा हो सकता है, ठीक है। कायिक संवर्धन भी हो सकता है और लैंगिक संवर्धन भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चलो फिर कायिक संवर्धन जो है थैलस के पुराने भागों के गलन से होता है, अपस्थानिक शाखाओं तथा विशेष प्रकार की संरचनाओं जैसे जेमी, कंद इत्यादि के कारण होता है ना, जिसमें जो कायिक संवर्धन जो है अलैंगिक संवर्धन होता है बेसिकली, ठीक है। फिर लैंगिक संवर्धन जो है वो जनन विषम युग्मजी प्रकार का होता है। इसमें नर जन्नांग पुंधानी तथा मादा जन्नांग स्त्री धानी पाई जाती है। ये एक ही पौधे या अलग अलग पौधों में भी हो सकती है और ये बंद आवरण द्वारा घिरे होते हैं। नर व मादा युग्मकों के संलयन के लिए जल आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए अगले हमारे अध्याय की तरफ चलते हैं। प्राणी जगत पे आ गए हम, फटाफट इस अध्याय को भी निपटाते प्राणी जगत को, ठीक है। तो पहला प्रश्न आ जाता है अंतर कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन में विभेद कीजिए, ठीक है। अंतर कोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन क्या होता है इसको बताना है। तो जब भोजन का पाचन कोशिका के अंदर होता है तो इसको क्या कहेंगे? अंतः कोशिकीय पाचन कहेंगे, जैसे अमीबा में होगा, ठीक है। भोजन का पाचन कोशिका के बाहर आहार नाल में होगा तो ये क्या होगा? बाह्य कोशिकीय पाचन, जैसे हमारे मछली, मेंढक, मनुष्य इत्यादि में, ठीक है। बेसिकली मुख्यतः सभी सूक्ष्म जीवों की यदि हम बात करते हैं तो उनके भीतर में जो है अंतःकोशिकीय पाचन आपको देखने के लिए मिलेगा, जबकि जो सुदृश्य
या सही अंगों के साथ में जो जीव है तो उनमें जो है बाह्य कोशिकीय पाचन आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। परजीवी प्लेटिहेल्मिन्थेस के विशेष 5 लक्षण बताइए या विशेष लक्षण बताइए। तो परजीवी प्लेटिहेल्मिन्थेस के विशेष लक्षण क्या है भाई? त्वचा पर रक्षात्मक क्यूटिकल का आवरण पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा, पोषक के शरीर में चिपकने के लिए चूषक व अंकुश लगे रहेंगे, ठीक है। चूषक मुख्यतः ऐसी संरचना होती है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जिसके द्वारा जो है ये शरीरों से चिपक जाता है अपने परजीवी के, ठीक है। फिर बात करेंगे, आहार नाल अल्प विकसित या अनुपस्थित हो सकती है, या तो बहुत कम मात्रा में विकसित होगी या तो अनुपस्थित यानी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। फिर बात करेंगे, चलन अंगों का अभाव होता है, ठीक है। प्रायः अवायवीय श्वसन पाया जाता है। कुछ प्लेटिहेल्मिन्थेस प्राणी खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह के माध्यम से भी ग्रहण करते हैं। संवेदांग जो है अल्प विकसित होते हैं, इनमें संवेदी अंग जो है उतने खास तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और जनन तंत्र पूर्णतः विकसित होता है, इनमें जनन तंत्र बढ़िया तगड़ा विकसित होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे, आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण लिखिए। ये प्रश्न भी आपसे अलग अलग पैटर्न में पूछा जा सकता है कि भैया क्यों कीट वर्ग को हमने सबसे ज्यादा जीवों के साथ में रखा है, या आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह क्यों है, आर्थ्रोपोडा प्राणी समूहों का सबसे अधिक जीवों वाला संघ क्यों है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा कि संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सर्वाधिक बड़ा, व्यापक तथा सफल संघ है, जिसकी लगभग 9 लाख जातियां ज्ञात है, जो संपूर्ण जगत की जातियों का लगभग 3/4 है। और इस जैविक सफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित होंगे, ठीक है। शरीर पर मोटा काइटिन तथा बाह्य कंकाल पाया जाना, काइटिन से बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनका शरीर एवं उपांग जो है संधित होते हैं, संधि युक्त पाद पाए जाते हैं इनके इसमें, ठीक है। फिर पेशीय तंत्र विकसित होगा, तीव्र क्रिया हेतु रेखिक पेशी तथा अंतरांगों में आरेखित पेशी होंगी, ठीक है। उसके बाद ही मुखांग विभिन्न प्रकार के अशन स्वभावों के अनुकूल होगा, ठीक है। उसके बाद जो है श्वसनांग आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के विशिष्टीकृत अर्थात श्वसन शरीर की सामान्य सतह क्लोमो वायुनालों पुस्त फुफ्फुसों द्वारा हो सकती है। अलग अलग जीवों में हर प्रकार के जो है इनके आवास या अनुकूलन के हिसाब से इनमें श्वसनांग हो सकते हैं। फिर गुच्छिकाओं एवं ज्ञानेंद्रियों का सिर में सघनता रहती है, यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे टेंटिकल्स पाए जाएंगे, बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां पाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद कुछ समूहों में आदिकालीन प्रतिभा एवं सामाजिक नैसर्गिक वृत्तियों का पाया जाना भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, मछलियों में वायु आशय या एयर ब्लेडर की उपस्थिति का क्या महत्व है, ठीक है। आपको एक संरचना दिखाई देती होगी, यदि आप कभी मछली मार्केट जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा, मछली मार्केट जाओ तो एक फुफ्फुसीय संरचना आपको बलून जैसी, फूली हुई बलून जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको हम एयर ब्लेडर या वायु आशय बोलते हैं। इसका क्या महत्व है उसके मछली के शरीर में, तो हम बात करेंगे ऑस्टिक्टिस वर्ग की मछलियों में वायु आशय पाया जाता है जो उत्प्लावन में सहायक होता है, और डिप्नोई मछलियों में वायु आशय फुफ्फुस की तरह का होता है। जब उत्प्लावन की बात करते हैं तो उत्प्लावन यानी तैरने का बैलेंस, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि तैरने में मदद करता है, ठीक है। तैरने में मदद करता है, शरीर को बैलेंस बनाए रखने में या पानी की सतह पर तैराने में मदद करेगा। तो वायु को आशय या एयर ब्लेडर का काम मुख्यतः यही है शरीर में, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन पक्षियों में उड्डयन हेतु क्या क्या रूपांतरण है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट समझेंगे कि शरीर जो है तरकु रूपी या नाव रूपी या सुवाही होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का बना होता है जिससे ये हवा को बढ़िया चीरते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिर अग्रपाद जो है पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों के पिच जो है वायु शरीर को धकेलने का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर गर्दन गतिशील होती है जो भोजन तक पहुंचने में सहायता करती है, चोंच भोजन पकड़ने में सहायता करती है। पूंछ छोटी होती तथा इस पर लगे हुए लंबे पिच पंखे की तरह विस्तरित होते हैं, कुछ इस प्रकार से पीछे आपके दिखाई देंगे पक्षियों पे होकर जो है रडार का काम करते हैं और इनको अतिरिक्त गति देने का भी काम करते हैं, ठीक है। चलिए पक्षियों की अस्थियां जो है वातिल होती है, इनके कारण ये क्या होती है, हल्की होती है। अरोस्थी या जो स्टर्नम है वो बड़े आकार का होता है, जिस पर उपस्थित सुविकसित नौतल या नील जो है कील जो है उड्डयन पक्षियों के संलग्न हेतु उपलब्ध होता है।
सुविकसित श्वसन तंत्र में फेफड़ों से वायु कोश निकले होते हैं जो फेफड़ों के पूर्ण वातन को सुनिश्चित करते हैं। उपापचय दर अधिक होती है, मूत्राशय का अभाव होता है, अतः मूत्र तुरंत उत्सर्जित हो जाता है। क्योंकि पक्षियों की बात करें तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं। पक्षियों में केवल बाह्य अंडाशय एवं अंडवाहिनी पाई जाती है जो वजन को कम करने में सहायता करती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है शरीर हल्का बना के या शरीर को वायवीय आकार में बना करके पक्षियों का जो शरीर है उनको उड़ने में मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। नली के अंदर नली योजना से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न भी जो है थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल आ जाता है कि नली के अंदर नली योजना, ठीक है, यह एक शारीरिक योजना है बेसिकली, जिसके अंतर्गत आने वाले जंतुओं में पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। ये एक सबसे बेस्ट पॉइंट है इस प्रश्न का कि उन जीवों के शरीर में पूर्ण विकसित तौर पर आहार नाल पाई जाती है। ठीक है, जिसके एक सिरे पर मुख तथा दूसरे सिरे पर गुदा पाई जाएगी, एनस पाया जाएगा। ठीक है, आहार नाल के देह गुहा में स्थित होती है, इसलिए इस प्रकार की शारीरिक योजना को नली के अंदर नली योजना कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि नली के अंदर में नली योजना हम इसको क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इसको इमेजिन कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे। कीट वर्ग के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। शरीर शिर वक्ष उदर में बटा होता है। सिर 6 खंडों का बना होगा जिस पर एक जोड़ी प्रंगिकाएं एवं मुखांग पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 खंडों के बने वक्ष पर 3 जोड़ी पैर तथा सामान्यतः 2 जोड़ी पंख या कुछ में पंख अनुपस्थित पाए जाएंगे। ठीक है, श्वसन वायुनाल द्वारा होगा तथा उत्सर्जन मालजीपियन नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। काइटिन बाह्य कंकाल वाले तथा कैल्सीमी कवच वाले प्राणियों का एक एक उदाहरण दीजिए। यदि हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की, तो जैसे बिच्छू होंगे, बिच्छू का जो बाहरी कवर होगा शरीर का वो काइटिनी बाह्य कंकाल होगा या काइटिन से बना होगा। ठीक है, मोलस्का संघ के जंतुओं जैसे पाइला में कैल्शियमी कवच पाया जाएगा, यानी कैल्शियम के ऊपर का कवच जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें पाइला की तो शंखाकार उसका शरीर पाया जाता है जो कि ऊपर का भाग जो है कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। कॉर्डेटा संघ के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए। फटाफट लिखेंगे। कॉर्डेटा क्यों हम इसको बोल रहे हैं? क्योंकि पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, इसलिए हम इसको कॉर्डेटा भी बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु या नर्व कॉर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद जीवन की किसी अवस्था में युग्मित ग्रसिमी क्लोम छिद्र पाए जाएंगे। ठीक है, किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्डेटा संघ के प्रमुख लक्षण होंगे। फिर मेमेलिया स्तनधारी वर्ग के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो शरीर पर रोमों की स्थिति होगी, त्वचा में श्वेत ग्रंथियों की उपस्थिति, पसीना ग्रंथियां जिसको बोलते हैं, और स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति होंगी, तभी हम इनको क्या बोल रहे हैं? स्तनधारी बोल रहे हैं। स्तन ग्रंथियां जिस जीव के शरीर में पाई जाएगी उसको हम स्तनधारी बोलेंगे। ठीक है, चल आगे बढ़ेंगे। संघ पोरीफेरा के 5 विशिष्ट लक्षण लिखिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना कि हर एक संघ के जीवों के आपको लगभग 5 जो है वो लक्षण जो है, विशिष्ट लक्षण आपको याद होने चाहिए। यह आपको आपकी परीक्षा के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी काम आता है। जब आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिया जाता है तो 5 लक्षण भी बोले जाते हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो संघ पोरीफेरा के 5 विशिष्ट लक्षण क्या है? इनका शरीर पर गठन कोशिकीय स्तर का होता है तथा सभी स्थानबद्ध होते हैं। शरीर द्विस्तरीय, जिनमें बाहर चपटी पिनेकोसाइट की बनी होती है, पिनेकोडर्म, अथवा अंदर कीट कोशिकाओं की बनी कोएनोडर्म होती है। दोनों स्तरों के मध्य जेली सदस्य मीजेनकाइम पाई जाती है। शरीर में कैलकेरियस तथा सिलिरीस, ठीक है, कंटिकाओं अथवा स्पॉन्जिस तंतुओं का दोनों का कंकाल पाया जाता है। ठीक है, शरीर में एक नाल तंत्र पाया जाता है जिससे होकर के जल प्रवाहित होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र आदिकालीन होता है जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं जाल के रूप में व्यवस्थित होती है। ये संघ पोरीफेरा में आपको लक्षण इस प्रकार से याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी और लक्षण है 2-4 तो आप देख लेना इसमें। ठीक है, मोलस्का संघ के प्रमुख लक्षण लिखकर उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो शरीर कोमल तथा शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का होगा, यानी इनके जो अंग तंत्र है वो लगभग सुविकसित बने होंगे। ठीक है, शरीर खंडन विहीन है ना, तथा मूलतः द्विपार्श्वीय सममिति वाला, परक अनेक सदस्यों में ऐंठन, ठीक है, के कारण शरीर कुंडलित दिखाई देता है इनका। ठीक है, शरीर के चारों तरफ देह भित्ति के वलन से बना प्रवार जो अधिकांश सदस्यों में कैल्शियमी कवच का आवरण
स्त्रवण करता है। ठीक है, फिर सिलोम जो है न्यूनीकृत मुख्यतः हृदयावर्णी गुहा, जननद गुहा एवं उत्सर्जी अंगों तक पाए जाते हैं। सिलोम जो होंगे ये इन तीनों स्थानों पर पाए जाएंगे। ठीक है, फिर यदि हम बात करेंगे श्वसन अंग की, तो क्लोम या फुफ्फुस दोनों के द्वारा हो सकता है। परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। रुधिर हीमोसाइनिन वर्णक की उपस्थिति के कारण नीला दिखाई देगा। उत्सर्जन अधिवृक्कों के द्वारा होगा और एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हो सकता है। विदलन जो है सर्पिल एवं निर्धारी हो सकता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कौन से होंगे? काइटोन होगा, फिर डेंटिलियम होगा, पाइला होगा, यूनियो होगा, ऑक्टोपस, सीपिया इत्यादि हो सकती है। चल बात करेंगे आगे की। कॉर्डेट्स, रज्जुकी या नॉन कॉर्डेट्स में अंतर लिखिए, अथवा रज्जुकी के 2 लक्षण लिखिए, अथवा अरज्जुकी के 2 लक्षण लिखिए। चलिए बात करते कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की। तो जीवन की किसी ना किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड का अभाव रहता है। जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है। ठीक है, बात करेंगे मध्य पृष्ठ तल पर खोखली नलाकार व नर्व कॉर्ड पाई जाएगी, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में मध्य स्तर पर ठोस दोहरी नर्व कॉर्ड पाई जाएगी। ठीक है, कॉर्डेट्स की बात करें तो जीवन की किसी ना किसी अवस्था में ग्रसनीय क्लोम दरारें जरूर पाई जाएगी, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में क्रोम दरारों का अभाव होता है। जीवन के किसी भी अवस्था में जो है आपकी ग्रसनी क्लोम नहीं पाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और अगली आ जाता है हमारा अगला अध्याय पुष्पी पादपों की आकारिकी की। ठीक है, बात करेंगे पुष्पी पादपों की आकारिकी। तो निम्नलिखित परिभाषा लिखिए। पुष्पदल विन्यास, बीजांडसन, त्रिज्या सम्मिति, एक व्यास सम्मिति, ऊर्ध्ववर्ती परिजायंगी पुष्प, दल लग्न, पुंकेसन। ठीक है, इन सबको आपको बताना है। फटाफट देख लेते हैं अपन। पुष्पदल विन्यास की बात करेंगे तो पुष्पदल विन्यास में हम बात करते हैं पुष्प कलिका में बाह्य दलों या परिदलों में परस्पर संबंध पुष्पदल विन्यास कहलाता है। ठीक है, इनका संबंध या बेसिकली इनका जो है जमाव किस प्रकार है, इनकी व्यवस्था किस प्रकार है, ये सब चीजें क्या कहलाती है? पुष्पदल विन्यास कहलाती है। ठीक है, फिर बात करेंगे बीजांडसन की। बीजांडसन क्या होता है? जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा। ठीक है, बीजांडासन अंडाशय का वह क्षेत्र है जिस पर बीजांड लगा होता है, बीजांडासन कहलाता है। अंडाशय के अंदर बीजांडासनों व बीजांडों की व्यवस्था बीजांडन्यास कहलाती है। ठीक है, बेसिक चीज है। फिर उसके बाद आते हैं अगली चीज पे, त्रिज्या सम्मिति। क्या होता है भैया त्रिज्या सम्मिति? ऐसे पुष्प जो एक से अधिक मध्य अनुदैर्घ्य तल्लों में काटने पर 2 समान भागों में बढ़ जाए, त्रिज्या सम्मित कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पुष्प जो बेसिकली मुख्यतः लगभग हर एक पुष्प हो जाते हैं, लेकिन कुछ पुष्प ऐसे हैं जिनको हम समान 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पुष्पों के उदाहरण की बात करें तो सरसों है, प्याज है, मकोई है इत्यादि जो है त्रिज्या सम्मिति वाले पुष्प है। ठीक है, फिर एक व्यास सम्मिति की बात करेंगे। ऐसे पुष्प जो केवल एक मध्य अनुदैर्घ्य काटने पर ही 2 समान भागों में बढ़ जाए, एक व्यास सम्मित कहलाते हैं। जैसे मटर का है, कैंडीडप्ट का है इत्यादि, ये एक ही भाग काटने में 2 अलग-अलग भागों में बढ़ जाएंगे। फिर ऊर्ध्ववर्ती, जब पुष्प के अंडाशय की स्थिति पुष्पासन के शीर्ष पर हो। हमने क्या बोला कि अंडाशय की स्थिति जो है वो पुष्पासन के शीर्ष पे हो तथा पुष्प के अन्य भाग इसके नीचे से निकलते हो, तब यह पुष्प ऊर्ध्ववर्ती कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण सरसों और गुड़हल, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। गुड़हल में भी यदि आप देखोगे तो आपको जो उसका अंडाशय है वो पुष्पासन के शीर्ष भाग में, और बाकी जितने भी अंग है जैसे बाह्य दल है या दल पुंज है, ये सारे जो है उसके बाहरी तरफ से निचले तरफ से निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं परिजायंगी पुष्प की। तो जब पुष्प के बाह्य दल एवं पुंकेसर अंडाशय के नीचे स्थित न होकर उसके समान स्तर पर हो, तब उसके चारों ओर से उसको घेरे हो, तब पुष्प परिजायंगी कहलाता है। उदाहरण क्या है इसका? मटर। ठीक है, चल आगे बात करेंगे दल लग्न पुंकेसर की। अब देखो नाम से समझ में आ रहा, दल लग्न पुंकेसर मतलब जब पुंकेसर दलपुंज के साथ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अपने पुतंतुओं के द्वारा जुड़े होते, तब यह दशा दल लग्न कहलाती है। उदाहरण क्या है? तुलसी है, मकोय है, सूर्यमुखी है, ये सब क्या है? दल लग्न पुष्प की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर बात करेंगे पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन करो। पुष्प पत्रों के निवेशन से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, फटाफट देखते हैं। जायांग की बात करेंगे जिनको कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सापेक्ष पुष्पासन एवं अन्य अंगों की स्थिति पुष्प पत्रों का निवेशन
ठीक है, कहलाती है। यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जायांगधर या अधोजाय। ठीक है, इस निवेशन में पुष्पासन फूल कर शंक्वाकार हो जाएगा। ठीक है, और अंडाशय पुष्पासन के शीर्ष पर स्थित होगा तथा पुष्प के अन्य भाग इसके नीचे से निकलेंगे। ऐसा अंडाशय अधोजाय अंडाशय कहलाता है, जैसे सरसों और गुड़हल, अभी अपन ने इसकी बात करी। ठीक है, फिर परिजायांगी या परिजाय। ठीक है, इसमें पुष्पासन एक तस्तरी के आकार का हो जाता है, कुछ इस प्रकार के आकार का हो जाता है तथा अंडाशय केंद्र में तथा शेष पुष्पीय पत्र किनारों से एक ही तल में स्थित होते हैं। इस तरह का अंडाशय जो है परिजायांगी अंडाशय कहलाता है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई होगी, फटाफट समझते हैं। फिर जायांगोपरिक या उपरिजाय। ठीक है, इस निवेशन में पुष्पाशय एक गहरे प्याले की शक्ल ले लेता है जिसके अंदर अंडाशय स्थित होता है तथा शेष पुष्पीय पत्र प्याले के शीर्ष भाग से निकलते हैं तथा ऐसा अंडाशय जायांगोपरिक कहलाता है। इसमें मुख्य उदाहरण है सेब और सूरजमुखी। ठीक है, सेब, अनार, सूरजमुखी, इसमें क्या पाया जाता है? जायांगोपरिक जो है अंडाशय या स्थिति पाई जाती है। ठीक है, चल अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अपस्थानिक जड़ें किन्हें कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें वे जड़ें हैं जिनका विकास मूलांकुर से न होकर पौधे के किसी अन्य भाग से होता है, अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। उदाहरण क्या है इसका? मुख्य उदाहरण है घास। घास जो है सबसे मुख्य उदाहरण है अपस्थानिक जड़ों का। यदि आप देखें तो इसका जो है मूल से ना होकर के अपस्थानिक जड़ें इनके तनीय भाग से निकल जाती है या डंठल वाले भाग से निकल जाती है। ठीक है, उसके बाद बरगद, बरगद को भी अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। बरगद का पेड़ यदि आप देखें तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, जहां पर ऐसी कुछ जो जड़ें हैं लटकी हुई दिखाई देती है, बरगद के तने से निकलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? अपस्थानिक जड़ों के उदाहरण है। फिर बात करेंगे पर्ण विन्यास किसे कहते हैं। तो तने या शाखाओं पर पत्तियों के एक निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? पर्ण विन्यास। पर्ण का नाम, पर्ण यानी पत्ती, विन्यास मतलब एक व्यवस्थित क्रम। ठीक है, इसमें पत्तियों की पर्याप्त मात्रा सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। यह 3 प्रकार की होती है, देखो याद रख लेना, एकांतर होती है, अभिमुखी होती है और चक्रीय होती है। ठीक है, एकांतर भी हो सकती है, अभिमुखी भी हो सकती है और चक्रीय भी हो सकती है। ठीक है, चलो अगले की बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। पुष्प समिति का क्या अर्थ है? यह कितने प्रकार का होता है? तो देखो, पुष्प के विभिन्न भागों की व्यवस्था के समरूप को ही पुष्प समिति कहा जाता है। ठीक है, पुष्पीय पादपों में निम्नांकित प्रकार की समितियां पाई जाती है। एक पहली होती है त्रिज्या सम्मित, जिसके बारे में अभी अपन ने बात कर ली है। इन तीनों के बारे में, एक व्यास सम्मित और असम्मित। ठीक है, त्रिज्या सम्मित यानी समान भागों में विभाजित हो सकती है। एक व्यास सम्मित मतलब बीच में से अगर काटने पर 2 अलग समान भागों में विभाजित होगी, और असम्मित मतलब इनको काट लेंगे तो समान भागों में विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है, चलो बात करेंगे पुष्प क्रम में तलाभिसारी क्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तलाभिसारी क्रम की बात करें तो पुष्पाक्ष जो होगा वह बड़े और पुराने पुष्प के ऊपर और छोटे नए पुष्प क्रमशः नीचे लग जाते हैं, तब यह तलाभिकारी क्रम कहलाता है। जैसे ससीमाक्ष पुष्प क्रम ये जो होगा ये तलाभिकारी पुष्प क्रम कहलाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे स्पाइक्स एवं स्पाइकलेट पुष्प क्रम में अंतर बताइए। स्पाइक और स्पाइकलेट की बात करेंगे। शुकी या जिसको स्पाइकल पुष्प क्रम बोला जाता है, यह पुष्पाक्ष लंबा होगा जिस पर आवृंती पुष्प क्रम अभिसारी क्रम में लगे होंगे। ठीक है, जैसे चौलाई में, लटजीरा में इत्यादि में। जबकि स्पाइकलेट पुष्पक्रम भी एक प्रकार के छोटे छोटे शुकी पुष्पक्रम होते हैं जिनमें 3-3 तुष सहपत्र या ग्लूमेस होते हैं, जो 2 पुष्पों का अभाव होता है। एक में पुंभ भी होते हैं, जैसे गेहूं और धान इत्यादि। इसमें आपको बेसिक अंतर है, इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे ससीमाक्ष पुष्पक्रम से आप क्या समझते हैं। तो ससीमाक्ष पुष्पक्रम क्या होता है भैया? इस पुष्प के पुष्पाक्ष की वृद्धि जो है सीमित होती है। ठीक है, क्योंकि मुख्य अक्ष की अग्रकलिका पुष्प का निर्माण कर चुकी होती है और इसकी वृद्धि को रोक देती है। जैसे एकल शार्बी या आलू, द्विशाखी करौंदा इत्यादि में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर बात करेंगे, आ जाते हैं पुष्पी पादपों के शरीर की बात करने, है ना। इस अध्याय की बात करते हैं फटाफट अब। चलिए, तो इस अध्याय से आने वाले पहले प्रश्न को देखते हैं। रंध्र क्या है? रंध्र की रचना का वर्णन करते हुए 2 प्रमुख कार्य लिखिए। साथ ही साथ रंध्र या स्टोमेटा की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इतने सारे प्रश्न आ चुके हैं। बेसिक सा एक आंसर इसका अपन देते हैं। पत्तियों या शिशु तनों की बाह्य त्वचा पर
हमने क्या बोला, बाह्य त्वचा पर कोशिकाओं के मध्य असंख्य छोटे छोटे छिद्र जो है पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, रंध्र, या इसी को इंग्लिश में स्टोमेटा कहा जाता है। यह छिद्र दो अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार रक्षक कोशिकाओं, जिनके जीव द्रव्य में क्लोरोप्लास्ट होता है, इनसे घिरा होता है। रक्षक कोशिकाओं या गार्ड सेल के चारों ओर सहायक कोशिकाएं होती है, जो बाह्य त्वचा की शेष कोशिकाओं से भिन्न होती है। रक्षक कोशिकाओं की रंध्र कोशिका की तरफ वाली दीवार मोटी तथा बाहर वाली दीवार जो है वो पतली होती है। ठीक है, इतना बेसिक अपन ने इसका पढ़ लिया। कोशिकाओं की यह असमान मोटाई रंध्रों को खुलने और बंद होने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद विभिन्न प्रकार के पौधों में रंध्रों की संख्या, आकार भिन्न भिन्न होते हैं। स्फीति अवस्था में रक्षक कोशिकाओं की बाहरी पतली दीवार के ज्यादा तथा भीतरी मोटी दीवार के कम फैलने से रंध्र खुल जाते हैं, जबकि सामान्य अवस्था में इसके विपरीत क्रिया होती है, जब रंध्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, रंध्रों के प्रमुख कार्य गैसों का आदान प्रदान करना तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायता करना है। आपको पता है, बेसिक काम है इसका। ठीक है, यदि हम बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से रंध्र की हमको संरचनाएं दिखाई देती है। बाह्य त्वचीय जो है कोशिकाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ भी दिखाई दे रही है। कुछ सहायक कोशिकाएं हमने बोला कि बाहर की तरफ दिखाई देती है। फिर इनमें जो हरा रंग है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। फिर द्वार कोशिकाएं भी पाई जाती है यहाँ पे, और रंध्रीय तंत्र पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको इसका चित्र बनाना है। फिर बात करते हैं परिरंभ के कार्यों का उल्लेख करिए, या परिरंभ के कार्यों का उल्लेख करें। ठीक है, परिरंभ या पेरिसाइकल क्या होता है, ये परिरंभ के द्वारा पार्श्व जड़ों या लेटरल रूट्स का निर्माण होता है। यह द्विबीजपत्री जड़ों के संवहन एथा, ठीक है, का कुछ भाग काग या कॉर्क या पूरा कागजन कॉर्क कैम्बियम की भी इसी परिरंभ के द्वारा बनता है। ठीक है, बेसिक इसका काम क्या है, बेसिक काम है पार्श्व जड़ों का निर्माण करना। ठीक है, पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए परिरंभन अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे टाइलोसिस का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कुछ पौधों की वाहिकाओं में गुब्बारों के समान अतिवृष्टियां दिखाई देती है। यदि हम बात करें उनकी वाहिकाओं की, तो उसमें गुब्बारे के समान अतिवृद्धियां दिखाई देती है। इसे टाइलोसिस कहा जाता है। यह जाइलम की वाहिकाओं के चारों ओर जीवित कोशिकाओं से वाहिकाओं की गर्तों में जीव द्रव के एकत्र होने से बनती है। यह पूर्ण विकसित टाइलोसिस में मंड, रेजिन, गोंद, टेनिन इत्यादि पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो ये गुब्बारों की जैसी संरचनाएं आपको दिखाई देती है वाहिकाओं में। ठीक है, फिर बात करते हैं वातरंध्र पर टिप्पणी लिखिए। वातरंध्र क्या होता है भैया? ठीक है, तने की छाल पर उपस्थित वे छिद्र जिनके द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है, उनको क्या कहते हैं? वातरंध्र कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? वातरंध्र कहा जाता है। द्वितीयक वृद्धि के बाद वातरंध्रों का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि कॉर्क कोशिकाएं अवकाश विहीन एवं सुबेरिन युक्त होने के कारण अपारगम्य हो जाती है, यानी पारगम्यता इसकी खत्म हो जाती है। वातरंध्र स्टोमेटा के नीचे तथा कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता से बनते हैं। इसके निर्माण के दौरान कॉर्क कैम्बियम बाहर की ओर पतली भित्ति वाली पेरेन्काइमा कोशिकाएं बनाता है, जिसे पूरक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं के संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, और जैसे बाह्य त्वचा टूट जाती है, उन स्थानों पर पूरक कोशिकाएं सूक्ष्म छिद्र उभर जाते हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अपर्याप्त अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय तथा जल वाष्प के रूप में निकलता है, और इन्हीं स्थानों को हम क्या कहते हैं? वातरंध्र कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे संवहन ऊतक को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। संवहन ऊतक क्या क्या होते हैं भैया? ऐसे ऊतक जो जल एवं भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक कहलाते हैं, या संवहनी ऊतक बोलते हैं इनको। ठीक है, पौधों में जाइलम एवं फ्लोएम संवहन ऊतकों के रूप में काम करते हैं, आपको पता है। ठीक है, अब जाइलम जो है जड़ों से पानी व खनिज लवणों को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए संवहन ऊतक का काम करता है। ये चारों वाहिनी ट्रैकीज जिनको बोला जाता है, वाहिका, जाइलम तंतु तथा जाइलम पेरेन्काइमा का बना होता है। अब अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या काम करता है? भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। एंजियोस्पर्म पादपों में फ्लोएम चालनी नलिकाओं, सहचर कोशिकाओं, फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम तंतु का बना होता है। यह आपको याद रखना है। इनके कार्य मुख्यतः आपको याद रखने कि जाइलम क्या काम कर रहा है, फ्लोएम का क्या काम है।
ठीक है। फिर बात करते हैं एक बीजपत्री तने की आंतरिक रचना को चित्र की सहायता से समझाइए। यदि हम बात करें एक बीजपत्री के तने की, तो हमको पहला एक जो है पादप याद आता है मक्का। मक्का जो है एक बीजपत्री पौधे का एक अच्छा उदाहरण है। इसके तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित रचनाएं दिखाई देती है। पहला दिखाई देगा बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस भी बोला जाता है। ये एक कोशिकीय क्यूटिकल युक्त परत होती है। ठीक है, याद रखना है कि क्यूटिकल युक्त परत होती है। फिर बात करेंगे अधस्थ त्वचा या हाइपोडर्मिस। तो यह बाह्य त्वचा के नीचे का स्तर है जो 2 या 3 परत मोटी दृढ़ोतक कोशिकाओं का बना होता है। फिर बात करेंगे भरण ऊतक की या ग्राउंड टिश्यूज की। तो यह अधस्थ त्वचा के केंद्र तक फैला होता है जो मृदुतक कोशिकाओं द्वारा बना होता है। इसमें संवहन बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं। आपको अगर आप देखेंगे तो संवहनी बंडल जो है इसमें बिखरे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे संवहन बंडलों की। तो संवहन बंडल क्या होते हैं? संवहन बंडल संयुक्त कोलेट्रल तथा बंद प्रकार के होते हैं। संवहन बंडलों के चारों ओर दृढ़ोतक का आवरण होता है। फिर बात करेंगे मज्जा या पित्त की, तो पूर्णतः अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये बात अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो है बाहरी त्वचा है। ठीक है, फिर उसके नीचे जो आपको दिखेगा वो हाइपोडर्मिस दिखेगा। फिर उससे नीचे में ये खाली स्थान जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले स्थान जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? संवहन बंडल है। ठीक है, और इन्हीं के बीच में आपको भरण ऊतक दिखाई देंगे। ठीक है, चल बात करते हैं एक बीजपत्री की आंतरिक पत्ती की आंतरिक रचना का नामांकित चित्र बनाइए और संरचना का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हमको कुछ रचनाएं जो है मुख्य देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस की बात करेंगे। ये एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है, एक ही कोशिकीय मोटा स्तर होता है जो पत्ती के दोनों सतह पर यानी ऊपरी भाग पर भी और निचले भाग पर भी पाया जाता है। और इसके ऊपर क्यूटिकल की परत तथा स्टोमेटा पाए जाते हैं। सबसे बाहरी परत में पत्तियों में आपको दिखाई देगी एक संरचना जिसको स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें इसकी बाहरी त्वचा में कुछ बड़ी विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं भैया? बुलिफॉर्म कोशिकाएं भी बोला जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे पर्ण मध्योतक की, यानी उस पत्ती के मध्य ऊतक की। ठीक है, तो इनका पर्ण मध्योतक पेलिसेड तथा स्पॉन्जी स्तरों में विभेदित न होकर एक समान समव्यासी हरित लवण युक्त कोशिकाओं का बना होता है, जिसके अंतर कोशिकीय अवकाश अपेक्षाकृत क्या होंगे? बहुत छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तने की अपेक्षा अंतर कोशिकीय अवकाश जो होंगे इसमें छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे संवहन बंडल की। तो इसमें संवहन बंडल जो है एक दूसरे के समानांतर होते हैं। प्रत्येक बंडल संयुक्त होता है, कोलेट्रल तथा बंद होता है। ठीक है, ये सभी संवहन ऊतकों का काम है। ये सारी चीजें प्रत्येक बंडल के चारों ओर मृदुतक कोशिकाओं की बंडल शीत पाई जाती है। बंडलों के ऊपर तथा नीचे दृढ़ोतक कोशिकाओं का समूह होता है और बंडलों के जाइलम ऊपर तथा फ्लोएम नीचे होता है। बंडल शीत कोशिकाओं में मंड कण पाए जाते हैं या स्टार्च के कण पाए जाते हैं। ठीक है, यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो ये देखो बाहरी कोशिका बाहरी परत आपको दिखाई देगी जो जिसको हम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा बोल रहे हैं। फिर पर्ण मध्योतक है जिसके अंदर में बहुत सारी चीजें पाई जाएगी। ऊपर अंदर गुहिका यहाँ पर दिख रही है आपको, नीचे साइड में फ्लोएम दिख रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर बाहरी त्वचा में आपको क्या दिखेंगे? रंध्र भी दिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बना लेनी है बढ़िया तरीके से। ठीक है, चल आ जाते हैं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन की। अध्याय छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है। चलिए निम्न के कार्य बताइए। मेंढक की मूत्रवाहिनी, मेलपिगियन नलिका। ठीक है, तो बात करते हैं पहले मेंढक की मूत्रवाहिनी के कार्य। तो नाम से ही समझ में आ रहा मूत्रवाहिनी है, यानी नर मेंढक में मूत्रवाहिनी मूत्र जनन नलिका का कार्य करती है। क्या काम कर रही है? ये मूत्र जनन नलिका का काम कर रही है, अर्थात ये मूत्र एवं शुक्राणु दोनों का वहन करती है। जबकि मादा में मेंढक मूत्रवाहिनी केवल मूत्र का ही वहन करने का काम करती है। नर में क्या हो रहा है कि ये स्पर्म्स को भी लेकर जाने का काम कर रही है, बाहर की ओर निकालने का काम कर रही है, और मूत्र को तो निकाल ही रही है क्योंकि मूत्रवाहिनी है। ठीक है, फिर बात करेंगे मेलपिगियन नलिका की। तो मेलपिगियन नलिकाएं कीटों जैसे तिलचट्टे के उत्सर्जन अंग है या उसकी तरह कार्य करती है। ठीक है, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित करती है। किसका? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को किसमें बदल रही है? यूरिक अम्ल में बदल रही है। यूरिक अम्ल पश्चांतर द्वारा निकाल दिया जाता है, या जिसको हम एग्जिट पोल बोल सकते हैं उस तिलचट्टे के शरीर का। ठीक है, बात समझ में आ गई है आप लोगों को? बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेंढक में पाई जाने वाली श्वसन की 2 विधियों
को 2 वाक्यों में लिखिए। अब इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है भैया आपके सामने। तो पहला तो होगा त्वचीय श्वसन, जो नम, पतली एवं अति संवहनी त्वचा द्वारा होता है। फिर मेंढक में फुफ्फुसीय श्वसन भी एक जोड़ी फेफड़ों के द्वारा होता है। तो देखो, स्किन के द्वारा भी होता है और फुफ्फुसों के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों बता देने हैं। फिर बात करेंगे त्वचीय एवं फुफ्फुसीय श्वसन में क्या अंतर है। तो अंतर की बात करेंगे तो मेंढक में त्वचीय श्वसन नम, पतली एवं अति संवहनीय त्वचा द्वारा होगा। इस प्रकार का श्वसन तब होता है जब मेंढक जल में डूबा हो अथवा शीत तथा ग्रीष्म निष्क्रियता के दौरान मट्टी में धंसा हो, ठीक है। जबकि फुफ्फुसीय श्वसन में फेफड़े श्वसनांग का काम करते हैं और ये मुख्यतः उस समय काम आता है जब ये मेंढक जो है स्थलीय इलाकों में होगा, ठीक है। चल आगे बढ़ेंगे। अब मेंढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है, इस कथन के समर्थन में कोई 2 कारण लिखो, ठीक है। तो मेंढक क्यों लाभकारी है, लिखना है। मेंढक अनेक कीड़ों एवं पीड़कों का भक्षण करता है और ये फसलों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली बहुत सारे टिड्डों को खा जाता है, बहुत सारे कीड़ों को खा जाता है मेंढक, ठीक है। जिसके कारण जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे कीटे, उनको उनकी संख्या पर कंट्रोल करने का काम मेंढक करके दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण हेतु पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण घटक भी होते हैं। कुछ देशों में मानव द्वारा मेंढक की पेशीय टांगों का उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। ये चाइना वाइना में यदि आपने देखा होगा तो मेंढक को बड़े चाव से खाया जाता है, चाइना में, जापान में, है ना। बड़ा उसको कुछ तरह के अलग अलग मसालों के साथ पका करके खाया जाता है, ठीक है। चल फिर बात करते हैं मेंढक की मुख ग्रासन गुहिका में पाई जाने वाली संरचना को बताइए। अब मुख ग्रासन गुहिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेंढक की मुख ग्रासन गुहिका चौड़ी होती है तथा दोनों जबड़ों के मध्य स्थित होती है, ठीक है। जब मेंढक अपना जबड़ा खोलता है तो आपको अंदर जो दिखेगी वो शुरुआती स्थान होगा मुख ग्रासन गुहिका का, ठीक है। इसकी छत पर ऊपरी जबड़े पर मैक्सिलरी दांतों की एक कतार, वोमेराइन दांतों के 2 समूह और एक जोड़ी आंतरिक नासिका छिद्र या नासा छिद्र, नेत्रों के एक जोड़ी आंतरिक उभार तथा जबड़ों के जोड़ों के निकट एक एक यूस्टेशियन नलिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। मुख ग्रासन गुहिका के फर्श पर जबड़ों के जोड़ों के पास केवल नर मेंढक में एक एक वाककोशी छिद्र पाए जाते हैं और अगले भाग पे द्विशाखी जीभ पाई जाती है, ठीक है। द्विशाखित होती है इसकी जीभ, अगर आपने देखी होगी बहुत ध्यान से, ठीक है। दोनों जबड़ों के मध्य मुख ग्रासन गुहिका के पश्च भाग में 2 छिद्र होते हैं। चौड़ा एवं बड़ा छिद्र आहार नाल में खुलता है, जबकि और इसे क्या कहा जाता है, ग्रसिका कहा जाता है। जबकि जो दूसरा छिद्र होता है वो कंठ में खुलता है, जिसे घाटी कहा जाता है, ठीक है। बस ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है इसमें। मेंढक शीत तथा ग्रीष्म निष्क्रियता में जाता है या किस प्रकार के लिए किस प्रकार इसके लिए लाभदायक है ये बताना है, ठीक है। मेंढक जो है, सबसे पहली चीज आपको बतानी है कि ये एक असमतापी या कोल्ड ब्लडेड जंतु है, ठीक है। अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ घटता और बढ़ता रहता है, इसका समतापी नहीं है, ठीक है। शीत एवं ग्रीष्म काल में ये मिट्टी में गहराई में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता, ठीक है, हाइबरनेशन या ग्रीष्म निष्क्रियता, एस्टिवेशन कहा जाता है। ऐसा करके ये विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन की रक्षा करता है। इस अवधि में ये वसा कायों को उपस्थित वसा तथा यकृत में संचित ग्लाइकोजन पर निर्भर रहता है तथा इसकी उपापचय दर भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है जब तक ये इन निष्क्रिय अवस्था में रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंढक की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। यदि हम बात करें मेंढक की आहार नाल का, ठीक है, तो मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पाचक ग्रंथियों का बना होता है। बहुत सारी पाचक ग्रंथियां यहाँ पर मिलेगी। मेंढक एक मांसाहारी जंतु है, अतः इसकी आहार नाल शाकाहारी जंतुओं की अपेक्षा छोटी होती है। यह मुख चौड़ा होता है और मुख्यासन गुहिका में खुलता है। मुख्य ग्रासन गुहिका चौड़ी होती है तथा दोनों जबड़ों के बीच स्थित होती है, ठीक है, जहां से ये अपने भोजन की सबसे पहले अपने शरीर में एंट्री करवाता है। मुख ग्रासन गुहिका की छत पर ऊपरी जबड़े पर मैक्सिलरी दांतों की एक कतार, वोमेराइन दांतों के 2 समूह और एक जोड़ी आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं। नेत्रों की एक जोड़ी आंतरिक उभार तथा जबड़ों के जोड़ों के निकट एक यूस्टेशियन नलिकाओं के छिद्र भी पाए जाते हैं और मेंढक में दांतों के होमोडोंट तथा पॉलीफाइडोंट दशा पाई जाती है, ठीक है। यदि हम इसके पाचन तंत्र की बात करें तो जीभ का अगला भाग जो है आगे की तरफ
जुड़ा हुआ होता है, जबकि पिछला भाग जो है स्वतंत्र एवं द्विशासी, ठीक है, होता है। दोनों जबड़ों के मुख ग्रासन गुहिका के पश्च भाग में दो छिद्र होते हैं। चौड़ा बड़ा आहार नाल में खुलता है, इसे ग्रसिका कहा जाता है, और दूसरा जो है उसे घाटी कहा जाता है, ठीक है। फिर ग्रसिका के पीछे और एक छोटी पतली ग्रास नलिका होती है जिसको इसोफेगस बोला जाता है। ग्रास नलिका के पीछे की और चौड़े आमाशय में खुलती है। ये ग्रास नलिका कहाँ खुल रही है? आपके आमाशय में खुल रही है। ग्रास नलिका के पीछे आमाशय चौड़ा होने लगता है और मध्य भाग में सबसे चौड़ा होकर फिर पतला होने लगता है, और चौड़े भाग को जठरागमी तथा पतले भाग को जठर निर्गमी कहा जाता है। आमाशय आंत में खुलता है, जिसके पहले लंबे भाग को छोटी आंत बोला जाता है तथा पिछले चौड़े भाग को बड़ी आंत बोला जाता है, ठीक है। छोटी आंत के समीपस्थ भाग को ग्रंथि तथा समीपस्थ भाग को इलियम कहा जाता है। इलियम बड़ी आंत तथा मलाशय में खुलती है, और मलाशय का अंतिम भाग अवस्कर कहलाता है, जिसमें मूत्राशय भी खुलता है, ठीक है। ये वो स्थान है, अवस्कर वो स्थान है जिसमें मूत्राशय और मलाशय दोनों इकट्ठे खुलते हैं, ठीक है। अब यहाँ आहार नाल में दो पाचक ग्रंथियां भी खुलती है, एक यकृत होता है, एक अग्नाशय होता है, ठीक है, पेनक्रियाज और लिवर जिसको हम बोलते हैं। यकृत सर्वाधिक बड़ी पाचन ग्रंथि है जो द्विपालित होती है, और बाया पिंड बड़ा होता है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है जो दाई यकृत पिंड पर स्थित छोटे छोटे गोलाकार पित्ताशय में संचित होते हैं, ठीक है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, इनके पित्त के जो में है उसमें पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। या भोजन को क्षारीय माध्यम उपलब्ध कराने के साथ वसा का इमल्सीकरण कर रहा है। क्या कर रहा है? वसा का इमल्सीकरण कर रहा है। आमाशय तथा ग्रहणी के मध्य अनियमित आकार की पाचन ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे अग्नाशय या पेनक्रियास कहते हैं। यह अग्नाशयी रस को स्रावित करती है, जिसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज इत्यादि एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसमें पाए जा रहे एंजाइम, अब जिस प्रकार के एंजाइम क्या है, एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज या ट्रिप्सिन पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो क्षारीय माध्यम में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका पित्त था वो उसके आमाशय को क्या बना रहा था? क्षारीय माध्यम बना रहा था, ठीक है। फिर अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशय नलिका पित्त वाहिनी में खुलती है, और यह संयुक्त नलिका ग्रहणी में खुलती है, और ये ग्रहणी में खुलकर बहुत सारे एंजाइम्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनको देती है, ठीक है। यदि हम बात करें बहुत ध्यान से इसके पाचन तंत्र की, तो आप देख पा रहे हैं ये ग्रसिका है जहां से स्टार्टिंग हो रही है। ग्रसिका के बाद ये जो नलिका है वो चौड़ी होते जा रही है, जो कि आमाशय बन रहा है। फिर धीरे धीरे ये आमाशय पुनः जो है संकरा होते जा रहा है, जिसके एंड में क्या शुरू हो रही है? यहाँ से आंत शुरू हो रही है, ठीक है। आंत भी छोटी आंत और बड़ी आंत में विभाजित होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मलाशय, और उसी के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा मूत्राशय, और अवस्कर वह स्थान है जहां पर जो मलाशय और मूत्राशय दोनों एक तरफ खुल रहे हैं, और जहां से एग्जिट होगा इसके अपशिष्ट पदार्थों का। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा है हृदय तो हालांकि इसके पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो आप इसका यकृत देख पा रहे हैं उसके ऊपरी भाग में एक तरफ हृदय दिखाई देता है, और थोड़े से नीचे भाग में पित्ताशय दिखाई देगा, ठीक है, और यकृत यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद वसावाड़ी आपको दिखाई देगी, ये वृक्क भी दिखाई देंगे। वृक्क जो है आपके मूत्र वाहिनी से जुड़ करके कहाँ जाएंगे? मूत्राशय में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। फिर बात करते हैं मेंढक के नर जनन तंत्र का वर्णन संक्षेप में कीजिए। नर जनन तंत्र की बात की जा रही है और केवल नर जनन तंत्र को बताना है। नर मेंढक में एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया? वृषण पाए जा रहे हैं। प्रत्येक वृषण वृक्क से एक पतली झिल्ली, जिसको वृषणधर कहा जाता है, के द्वारा लटका होता है, ठीक है। दोनों वृषणों से पतली शुक्र वाहिनियां निकलती है, जिसको वास डिफरेंस भी बोला जाता है, ठीक है। शुक्र वाहिकाएं वृषण के अंदर पतली नलिकाओं के एक जाल से निकलती है, जिसे वृषण जालक या रेटेटेस्टिस कहा जाता है। शुक्र वाहिकाएं अंदर के वृषण के अंदर जो है बीडर्स कैनाल में खुलती है, जो अंततः मूत्र वाहिनी में खुलता है, और इस प्रकार मूत्र वाहिनी जनन वाहिनी का भी काम करती है। ऐसा ही कुछ मनुष्यों के जो है आपके जनन तंत्र के साथ भी होता है। मनुष्यों में जो नर जनन तंत्र है, वो जो मूत्र नलिका है या शिश्न भाग है, वो भी मूत्र वाहिनी का भी काम कर रहा है, और आपके शुक्र वाहिनी, माफ कीजिएगा, शुक्र वाहिनी तो नहीं बोल सकते उसको, क्या बोलेंगे? वृषण वाहिनी का भी काम कर रहा है, या
शुक्राणुओं को बाहर निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, अतः इसे मूत्रोजनन वाहिनी कहा जाता है। प्रत्येक मूत्रजनन वाहिनी अवस्कर में पृथक पृथक छिद्रों द्वारा खुलती है। प्रत्येक मूत्र जनन वाहिनी वृक्क के बाहर आते ही फूल कर शुक्राशय बनाती है। शुक्राशय में शुक्राणु क्या होते हैं, संचित होते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे हम इसके चित्र की। तो यदि आप चित्र देख पा रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं पीले अंडाकार आकार के आपके जो है वृषण पाए जाएंगे मेंढक में। उसी के साथ साथ जो है ये एक नलिका जो आपको दिखाई दे रही है अधिवृक्क ग्रंथि होगी। ठीक है, फिर बात करेंगे जो जनन मूत्र वाहिनी से कनेक्टेड होगी और ये अवस्कर में जाकर के खुलेगी इकट्ठे। ठीक है, चलिए मादा मेंढक के जनन तंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मादा मेंढक की बात करेंगे तो मादा मेंढक में भी एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। वृक्क पर उसी स्थान पर स्थित होते हैं जहां पर नर मेंढकों में वृषण होते हैं। ठीक है, ये देह गुहा की पृष्ठ दीवार से एक झिल्ली द्वारा लटके होते हैं और झिल्ली को अंडाशय धर कहा जाता है, जो अंडाशय को धर के रखता है। ठीक है, अंडाशय एवं वृक्क में कोई संबंध नहीं होता है। ये अंडवाहिनियां अंडवाहिनी से दूर देह गुहा के अगले भाग से लेकर अवस्कर तक विस्तारित होती है। इसका अग्रसिरा कीप सदृश यानी कीप के जैसा होता है, अंडवाहिनी मुखिका कहलाता है। ठीक है, अंडवाहिनी अपने अंतिम सिरे पर फूलकर अंडकोश बनाती है जो अवस्कर में खुल जाता है। ठीक है, यदि आप देख पा रहे हो तो कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है। ये अंडाशय है, ये आपको दिखाई देगा, ये अंडाशय है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे अंडे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ ही ये क्या आपको दिखाई दे रही है, ये अंडवाहिनी है। ठीक है, अंडवाहिनी जो है वो कहाँ पहुंच रही है, आपके अंडवाहिनी जो पहुंच रही है अवस्कर में खुल रही है। ठीक है, अवस्कर में ये अंडवाहिनी जो है एंड हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है भैया हमारा अगला अध्याय, कोशिका जीवन की इकाई। फटाफट फटाफट इसको भी निपटाएंगे, समय कम है, प्रश्न उत्तर देखते जाएंगे फटाफट फटाफट। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है, तो पीडीएफ से भी आप देखते जाएंगे इसको। ठीक है, दो कोशिकीय अंगकों का नाम लिखिए जो द्विकला से घिरे होते हैं। इन दो अंगकों की क्या विशेषता है, इनका कार्य व रेखांकित चित्र बनाइए। द्विकला से घिरे हुए दो कोशिकीय अंगों के नाम, पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा हरित लवक है। ठीक है, इन दोनों के नाम। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार की माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषताएं अगर देखें तो ये तंतुमय मुग्धाकार कणिका या छड़ी नुमा दोहरी इकाई झिल्ली से घिरी रचनाएं होती है, जिन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, इनकी भीतरी झिल्ली अंदर की तरफ अंगुली नुमा वलन बनाती है। कुछ इस प्रकार के वलन आपको दिखाई देते हैं। इन्हें कृष्टि कहा जाता है, इनसे क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे, यदि आप देख पा रहे हो तो देखो इस प्रकार से अंगुलिनिमा यहाँ जो है आपके बनाया जाता है, जिनको कृष्टि बोला जाता है। अगर आप देखें तो बाह्य झिल्ली बाहरी परत पर पाई जाएगी, फिर उससे अंदर एक भीतरी झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, फिर अंतर झिल्ली अवकाशिका पाई जाएगी, जिसके बीच में गैप्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, और फिर कृष्टि पाया जाएगा, जो अंगुलिनिमा वलन हम बोल रहे हैं वो आपको कृष्टि के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, तो माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा का निर्माण करता है, अर्थात यह भोजन की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, या हम इसको ऊर्जा ग्रह बोलते हैं कोशिका का। ठीक है, हरित लवक की बात करते हैं तो हरित लवक की विशेषता है, ये भी दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। हरित लवक एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, जिसके अंदर स्ट्रोमा और ग्रेना ये दो प्रकार के जो है ये स्थित होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित होता है, इसमें हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। क्या काम करेगा, हरित लवक का मुख्य कार्य है प्रकाश का संश्लेषण द्वारा भोजन या ग्लूकोज बनाना, ऑक्सीजन का उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस का निर्माण और उत्सर्जन भी यहाँ पर होता है। यदि हम देखें तो बाह्य झिल्ली पाई जाएगी, उसके अंदर एक आंतरिक झिल्ली पाई जाएगी, जिसके अंदर में बहुत सारे थाइलाकॉइड होंगे। ठीक है, और उसके निचले भाग में पिठिका पाई जाएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचनात्मक आधार पर आद्य कोशिकाएं होती है। आद्य कोशिकाएं यानी पुरानी कोशिकाएं होती है, जिसमें बहुत सुविकसित अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिकांग बहुत अच्छे नहीं पाए जाते हैं, जिसमें सत्य केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। केंद्रक कला का अभाव होता है। झिल्लियों से घिरे कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाए आदि अनुपस्थित होते हैं। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ये सबसे मुख्य
इसका लक्षण है कि इसमें 70S प्रकार के, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं सामान्यतः पूर्णतः स्वतंत्र अस्तित्व प्रदर्शित नहीं करती। ये कोशिकाएं एक दूसरे पर निर्भर रहती है। ठीक है, तभी ये जो कनेक्टेड है एक दूसरे से, एक दूसरे के कार्यों पर, एक दूसरे के पदार्थों पर। तो ये ही क्या है, इन जीवों के विशिष्ट कार्य हेतु विशेष कोशिकाएं तो पाई जाती है, जैसे जनन कोशिकाएं जनन में सहायता करती है, पाचन कोशिकाएं पाचन में सहायता करती है, और अर्थात इन जीवों में श्रम विभाजन अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, विशिष्ट अंगों के लिए विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है जो अलग अलग कार्यों में निपुण होती है, और वो वही काम करती रहती है जिंदगी भर उस जीव के। ठीक है, फिर बात करेंगे आगे, कोशिका जीवन की मूल इकाई से संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो देखो भैया, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका जवाब भी बहुत आराम से फटाफट दे देंगे। जीव कोशिकाओं के बने होते, ये शरीर निर्माण की इकाई ही नहीं अपितु जीवन की कार्य की इकाई भी है। कार्य करने की क्षमताएं जो है वो कहां से आ रही है, कोशिका के अंदर से ही आ रही है। ठीक है, सभी जीवों की क्रियाएं कोशिका में हो रहे कार्यों के समन्वय से होती है। नई कोशिका पूर्ण स्थित कोशिका से बनती है, और एक कोशिका से पूर्ण जीव का निर्माण होता है। कोशिका के बाद में जो है आपके ऊतक बनेंगे, ऊतकों से अंग बनेंगे, अंग से अंग तंत्र बनेंगे, और अंग तंत्रों से एक शरीर का निर्माण होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे, गुणसूत्र बिंदु क्या है, कैसे गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। अपने उत्तर को देने हेतु विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रों पर गुणसूत्र बिंदु की स्थिति को दर्शाने हेतु चित्र सब बनाइए। ठीक है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले प्राथमिक संकीर्णन को गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहा जाता है। देखो आपने सेंट्रोमियर नाम सुना होगा, तो सेंट्रोमियर भी देख लेना इसको। ठीक है, अब गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों की निम्नलिखित 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है मध्य केंद्र की या मेटासेंट्रिक जिसको बोला जाता है। इस प्रकार के गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के ठीक मध्य में स्थित होता है। फिर उप मध्य केंद्र, इस प्रकार के गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से थोड़ी दूर स्थित होता है, अतः इसकी एक भुजा लंबी तथा दूसरी भुजा जो है थोड़ी छोटी होती है। फिर अग्र बिंदु की बात करते हैं, तो इस प्रकार के गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु किनारे पर स्थित होता है, अतः इसकी एक भुजा बहुत बड़ी तथा दूसरी भुजा बहुत छोटी होती है। और अंत केंद्र की या टीलोसेंट्रिक जिसको बोला जाता है, इस प्रकार के गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। यदि आप देखें तो यहाँ पर जो है आपको ये सेंट्रोमियर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें आपके अंत केंद्र की तो दो ही जो है भुजाएं आपको नीचे दिखाई दे रही, दो बहुत छोटी दिखाई देती है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे, पादप कोशिका में धानी का क्या महत्व है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया बार बार, धानी क्या होता है भाई। कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरे एक स्थान को क्या कहा जाता है, धानी या वैक्यूल कहा जाता है। ये धानियां एकल झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और पादप कोशिका में एक बड़ी धानी पाई जाती है जो कोशिका के 1/3 हिस्से को घेरती है। और धानी के अंदर क्या होता है, जल होता है, रस, उत्सर्जी पदार्थ तथा अन्य पदार्थ जो कोशिका के लिए अनुपयोगी होंगे वो सब पाए जाते हैं। अनेक आयन तथा अन्य पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट के माध्यम से धानी में प्रवेश करते रहते हैं, जिससे इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो धानी या वैक्यूल को आपने समझ लिया है, और ये मुख्यतः आपको कहां देखने के लिए मिलेगी, पादप कोशिकाओं में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, फिर बात करेंगे 70S और 80S राइबोसोम में एस का क्या अर्थ है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो 70S तथा 80S राइबोसोम में एस का तात्पर्य है स्वेद वर्ग इकाई। ठीक है, स्वेद वर्ग यूनिट बोला जाता है, जो इन कणों के अवसाद गुणांक को प्रदर्शित करता है। अवसाद गुणांक के एस या स्वेद वर्ग इकाई के कारण इसको हम 70S या 80S में कैटेगराइज करते हैं। यह अपरोक्ष रूप से इन कणों के आकार एवं घनत्व को व्यक्त करता है। यानी 70S जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और 80S जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, इसमें S का महत्व क्या, S का मतलब क्या है, अवसाद गुणांक से है, जिसको स्वेद वर्ग इकाई कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह क्यों कहा जाता है, अथवा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, इस कोशिकांग के कार्य लिखिए। बहुत आसान है, फटाफट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य की दृष्टि से ऊर्जा के ट्रांसड्यूसर का काम करते हैं, अर्थात ये खाद्य पदार्थों की स्थितिज ऊर्जा को लेकर के गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है
और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का विद्युत ग्रह या शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया, फटाफट देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, सुस्पष्ट नाभिक उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक में सुस्पष्ट माफ कीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में बहुत ज्यादा अच्छा नाभिक उपस्थित होता है। ठीक है, फिर प्रोकैरियोटिक झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होंगे। ठीक है, फिर डीएनए एकल एवं वृत्ताकार हो सकता है, यूकैरियोटिक में डीएनए अनेक एवं रेखीय होते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे, यहाँ 70 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यहाँ 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उदाहरण क्या है इसका, बैक्टीरिया है। यहाँ यूकैरियोटिक के पादप है, जंतु है और कवक कोशिकाएं है, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आती है। बात करेंगे अगले प्रश्न, पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। ठीक है, फिर बात करेंगे, पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। फिर बात करेंगे, बड़ी केंद्रीय रसधानी या वैक्यूल पाया जाता है, जबकि इसमें छोटी या अस्थायी रसधानियां पाई जाती है, और किसी किसी जीव की कोशिकाओं में कभी कभी आपको रसधानियां देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये मुख्य 3 अंतर है जिसके बारे में आप लिख सकते हो अपनी परीक्षा में। फिर देखेंगे, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल का वर्णन कीजिए। ये बेहतरीन सवाल आ गया है। इस मॉडल के अनुसार प्रोटीन पर्व लिपिड के स्तर में स्थिति के आधार पर प्रोटीन के अणु 2 प्रकार के होंगे। पहला क्या है, आत्म या परिधीय प्रोटीन लगातार बदलता रहता है, जो लिपिड की दोनों सतहों पर ढीले रूप से व्यवस्थित होता है तथा सरलता से पृथक की जा सकती है। और आंतरिक या समाकल प्रोटीन, जो लिपिड के अंदर स्तर में धसा रहता है और सरलता से पृथक नहीं या अलग नहीं किया जा सकता है। ये लिपिड के आधे स्तर में अथवा आर पार दोनों प्रकार में व्यवस्थित आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। चलिए भाई, तो देख लेते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है जैव अणु, और उससे आने वाला पहला अध्याय, पहला प्रश्न, प्रोटीन की तृतीयक संरचना से आप क्या समझते हैं। तृतीयक संरचना का मतलब क्या होता है, ये प्रोटीन की त्रिविमीय संरचना कहलाती है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अत्यधिक वलनीय या फिर घुमावदार होती है और उससे एक सघन गोलाकार या किसी अन्य आकृति का जो है संरचना बनाती है। सामान्यतः एंजाइम तृतीयक संरचना प्रदर्शित करते हैं। जितने एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, तृतीयक या त्रिविमीय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की, आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या अभिप्राय है। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है, अतः उन्हें यह भोजन के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे मिथ्योनिन है, लाइसिन है, वेलिन है, ट्रिप्टोफेन है, इत्यादि जो ये चीजें हैं, ये जितने भी आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये हम भोजन के द्वारा बाहरी तौर पर ले लेते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। पेप्टाइड बंध की बात करेंगे तो प्रोटीन निर्माण के लिए एक अमीनो अम्लों का समूह दूसरे अमीनो अम्ल के साथ में जिस बंध के द्वारा जुड़ेगा, उस बंध को हम क्या कहेंगे, पेप्टाइड बंध कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक समूह की क्रिया करते हैं, पहली चीज ये है। ठीक है, इस क्रिया के फलस्वरूप बने बंध को पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। इस क्रिया के दौरान जल के एक अणु का निर्माण भी होता है। इस चीज को याद रखना है, क्योंकि जब पेप्टाइड बंध बनता है या 2 अमीनो अम्ल की संरचनाएं आपस में जुड़ती है पेप्टाइड बंध के द्वारा, तो एक अणु जल का निर्माण होता है। पेप्टाइड बंध के जुड़े 2 अमीनो अम्लों को डाइपेप्टाइड भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रोटीन के कार्य लिखिए। प्रोटीन क्या क्या काम करता है भैया शरीर के अंदर में, तो सबसे पहले प्रोटीन शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है। दूसरी चीज, प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लगभग सभी किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद एंजाइम भी, सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम भी उपापचयी क्रियाओं को संचालित करने के लिए जितने एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं। फिर प्रोटीन जो है पेशियों का निर्माण भी करता है, या हम कह सकते हैं मांसपेशियों का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसकी प्रकृति प्रोटीन नहीं होती है। अब मैंने एक बात बोली कि सभी एंजाइम लगभग
किससे बने होते? प्रोटीन से बने होते। पर मैंने क्या कहा कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते, यानी कि पूरे एंजाइम प्रोटीन से नहीं बने होते। और उसका एक अपवाद है राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स जो है वो प्रकृति उसकी प्रोटीनीय नहीं होती है, इसलिए ये एक अपवादित एंजाइम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। डीएनए के द्विकुंडलीय मॉडल का वर्णन कीजिए। अब भैया ये इतने बार पूछा गया प्रश्न है आपकी परीक्षा में, जिसको आपको याद करना बहुत आवश्यक है। अब इसके एक चित्र के माध्यम से मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी को एक बार में याद करवा देता हूं। आ जाओ, इसके चित्र को देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार सर्पिलाकार आकार के दो रज्जुक पाए जाते हैं। अब रज्जुक का मतलब क्या है सर? रज्जुक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार की संरचना। ये जो है ये क्या है? ये रज्जुक कहलाते हैं। हिंदी मीडियम वाले तो भैया ऊट पटांग तरीके के नाम तो आपको दिखाई देंगे। ये कहलाता है रज्जुक। अब अपन ने क्या बोला कि सर्पिलाकार है, यानी सांप जैसे चलता है उस आकार में दिखाई देंगे। अगर हम बात करेंगे तो द्विकुंडलित होता है, यानी दो रज्जुक आपस में समानांतर चलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? द्विकुंडलित हो गया। तो हमको क्या लिखना है? डीएनए एक द्विकुंडलित अणु है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें सीढ़ी नुमा संरचनाएं भी दिखाई देती है। अगर आप सीढ़ी को देखें तो उसमें बीच में पायदान दिखाई देते हैं। तो ये सीढ़ी नुमा संरचनाएं और कुछ नहीं, इस डीएनए के अंदर उपस्थित क्या है भैया? नाइट्रोजनी क्षार है। क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है। ये नाइट्रोजनी क्षार आपस में जुड़े होते हैं। अब ये आपस में क्यों जुड़े होते हैं? मैं अगर इस बात को कह रहा हूं, मतलब कि ये एक इकलौता नाइट्रोजनी क्षार नहीं है, यहां दो नाइट्रोजनी क्षार आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े हैं। यदि हम बात करें तो हमेशा एडेनिन जो है वो किससे जुड़ा होगा? थाइमिन से जुड़ा होगा। और ग्वानिन जो है हमेशा साइटोसिन से जुड़ा होगा। हमेशा एडेनिन और थाइमिन ही आपस में जुड़ेंगे, कभी ग्वानिन और साइटोसिन से नहीं जुड़ेंगे। जबकि ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा जुड़ेंगे, एडेनिन और थाइमिन से नहीं जुड़ेंगे। अब यदि बात करें तो इनके मध्य जो है एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक बंध पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बंध। क्या बोला जाता है इस बंध को? हाइड्रोजन बंध बोला जाता है। अब ये हाइड्रोजन बंध जो है वो इनको जोड़े रखता है, लेकिन यहां भी दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे। एडेनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बंध जुड़ेंगे, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बंधों से ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। अब इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं 12th वाले बच्चों को बताया करता हूं, क्योंकि 12th में भी इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो आप भी याद कर लो। कई बच्चे मेरे पास मैसेज करते कि सर वो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये याद नहीं होता है, कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक है, आते टाइम घर चलना। क्या करना है? आते टाइम घर चलना है। तुम तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड को बोल रहे हो स्कूल जाते हुए कि भैया जब स्कूल से आएंगे उस टाइम घर चलना है अपने को, यानी आते टाइम घर चलना। आते का मतलब ए, टाइम का मतलब पी, घर जी से लिखेंगे और चलना सी से लिखेंगे। तो आते और टाइम साथ में रहेंगे, घर और चलना साथ में रहेंगे। तो अब क्या बोलेंगे हम? आते टाइम घर चलना है, यानी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, तो ये हो गया, आपको हाइड्रोजन बंध पता हो गए, इनके बीच के नाइट्रोजनी क्षार पता हो गए। इन दोनों की जो बाहरी संरचना है वो बाहरी संरचना किससे बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट से। किससे बनी होती है? ये जो बाहरी रज्जुक दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? फॉस्फेट शर्करा रज्जुक कहलाते हैं। ठीक है, ये फास्फेट शर्करा रज्जुक है। उसके बाद इसके अंदर में क्या है? नाइट्रोजनी क्षार है। दो नाइट्रोजनी क्षारों का जोड़ा पाया जाएगा, एडेनिन थाइमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में। एडेनिन थाइमिन दो हाइड्रोजन बंध, ग्वानिन साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बंध। इतनी चीज लिख दोगे मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा तुम्हारा डीएनए तैयार। एक चित्र के माध्यम से तुमने पूरा डीएनए तैयार कर लिया है। चल अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण पर एक लेख लिखिए। अब कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हमको देखना बहुत आवश्यक है, और ये कई बार इस तरह के 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण पर पूछा जाएगा, एक प्रोटीन के वर्गीकरण पर पूछा जाएगा। तो पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात। तो कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं।
क्या बोला अपन ने, ये अगर इनकी रासायनिक प्रकृति देखी जाए तो ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे या तो फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे। ठीक है, ये जीवों में आवश्यक ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है भैया। क्यों मेन पॉइंट है, क्योंकि जब हम कार्य लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के तो हमको ये लिखना बहुत आवश्यक होगा कि ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में, यानी शरीर को ऊर्जा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यदि हम इनके रासायनिक गुणों और आणविक संरचना के आधार पर बांटे तो इनको कुछ 3 समूहों में अपन बांट सकते हैं। पहला क्या होगा, मोनोसेकेराइड होगा। पहला मोनोसेकेराइड, नाम से समझो, मोनो यानी एक, सेकेराइड यानी शुगर। ठीक है, एक शुगर वाला कुछ जो है आपकी संरचना होगी, तो ये केवल एक सेकेराइड अणु से बने सरलतम कार्बोहाइड्रेट होंगे। अब एक ही संरचना है तो सरल होगा ही। ठीक है, फिर ये सरल इकाइयों में जल अपघटित नहीं हो सकते, ये जल का अपघटन नहीं कर सकते या जल में अपघटित नहीं हो सकते। ठीक है, ये जल में घुलनशील तथा स्वाद में मीठे होते हैं और इन्हें बेसिकली हम क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। फ्रक्टोज की अगर बात करें तो फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है जो कि प्राकृतिक तौर पर फलों में या जो है पौधों के द्वारा पादपों में तैयार किया जाता है और पादपों में सबसे हम कह सकते हैं कि मीठी शर्करा के रूप में हम फ्रक्टोज को देखते हैं। ठीक है, और परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, तो ट्रायोजेज होगा, टेट्रोजेज होगा, पेंटोजेज होगा, हेक्सोजेज होगा और हेप्टोजेज होगा। अगर आप बात करें ट्रायोजेज की तो इसमें 3 कार्बन परमाणु हो गए, टेट्रोजेज की तो 4, पेंटोजेज की 5 और हेक्सोजेज 6 और हेप्टोजेज 7। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार कर लिया। अब बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की। ओलिगोसेकेराइड ये 2 से 9 मोनोसेकेराइड अणुओं के संगनित होने से बनते हैं। हमने क्या बोला, मोनोसेकेराइड जो है उनके 2 या 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने अणु अगर इकट्ठे मिल जाए मोनोसेकेराइड के तो क्या बनेंगे, ओलिगोसेकेराइड बनेंगे। और ये ओलिगोसेकेराइड इनका संगनन होता है। बेसिकली अगर हम इस ओलिगोसेकेराइड को तोड़े तो बहुत सारे छोटे छोटे मोनोसेकेराइड अपने को मिलेंगे। इनमें मोनोसेकेराइड इकाइयां ऑक्सीजन सेतु के द्वारा या ऑक्सीजन बंधों के द्वारा जुड़ी रहती है जिसे ग्लाइकोसिडिक बंध भी कहा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो ये जल में घुलनशील तथा स्वाद में मीठी होगी। इसे सामान्यतः शर्करा भी कहते हैं और ये निम्न प्रकार की होती है, डाइसेकेराइड और आपकी ट्राइसेकेराइड। ठीक है, तो डाइसेकेराइड यानी 2 सेकेराइड अणुओं से मिलकर बनी होगी, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। फिर ट्राइसेकेराइड होगी, 3 सेकेराइड अणुओं से मिलकर बनी होगी, जैसे रेफिनोज होगा। ठीक है, इनके उदाहरण, इनके नाम याद रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले अध्याय की, जिसका नाम है भैया कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन से आने वाले प्रश्न सबसे ज्यादा बच्चों को डराते हैं, क्योंकि जो विभाजन के दौरान जितनी अवस्थाएं आपको कोशिका की देखने के लिए मिलती है, बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। तो चलो आओ इसको भी फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़े और आसान बनाए अपनी एग्जाम को। स्तनधारियों की कोशिकाओं की औसत कोशिका चक्र अवधि कितनी होती है, इतने से सवाल है। ये आपको बताना है कि औसत कोशिका अवधि जो है 24 से 25 घंटे की लगभग होती है। अब लगभग इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि हर एक व्यक्ति के शरीर में या हर एक जंतु के शरीर में लगभग वो 23, 24 या 25 घंटों की होती है। ऐसा कहीं एग्जैक्टली लिखा तो नहीं है कि 25 ही घंटे में सारे कोशिका के विभाजन होंगे या 24 ही घंटे में। तो हमेशा जब भी ऐसे डाउटफुल अवधि लिखना है तो आप सामने क्या लिखेंगे, लगभग। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अंतरावस्था में होने वाली घटनाओं का वर्णन कीजिए। समसूत्री विभाजन की अंतरावस्था की मुख्य 3 घटनाएं लिखिए। अब अंतरावस्था क्या होती है और समसूत्री विभाजन की अंतरावस्था अपने को लिखने के लिए बोला है। तो 2 क्रमिक समसूत्री विभाजनों के मध्य की प्रावस्था को अंतरावस्था कहते हैं। अब नाम से समझो, अंतरावस्था यानी अंतर और अवस्था, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब अंतर किनके बीच है, तो 2 समसूत्री विभाजनों के बीच के अंतर को या उस पीरियड को हम क्या बोल रहे हैं, अंतरावस्था बोल रहे हैं, या उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, अंतरावस्था बोल रहे हैं। अब इसमें भी 3 प्रावस्थाओं में अपन ने इसको बांट दिया है। पहला, प्रथम वर्धन काल,
ठीक है। इस प्रावस्था में डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है, अतः इसे पूर्व डीएनए संश्लेषी प्रावस्था भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीएनए बनने वाला है, उसके लिए हमने बहुत सारे प्रोटीन देख लिए, बहुत सारे जो हमारी कोशिका ने आरएनए देख लिए, अब उसके प्रोटीन निर्माण माफ कीजिएगा डीएनए निर्माण की प्रक्रिया होने वाली है, इसीलिए हमने क्या बोला, इसको पूर्व डीएनए संश्लेषी प्रावस्था बोला। अब दूसरी बात करेंगे संश्लेषी प्रावस्था की। संश्लेषी प्रावस्था हम किसको बोलते हैं? एस फेज को बोलते हैं। यह प्रावस्था किसके बाद आती है? आपके प्रथम वर्धन काल के बाद आती है, और इस प्रावस्था में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीनों का संश्लेषण हो जाता है तथा गुणसूत्रों का द्विगुणन भी होता है। ठीक है, हमने बात करी कि ये जो एस प्रावस्था है, यही एक वो प्रावस्था है जिसमें हमको डीएनए भी बना हुआ मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन भी बना हुआ मिलेगा, और साथ ही साथ गुणसूत्रों का द्विगुणन भी हुआ मिलेगा। ठीक है, डीएनए की मात्रा यहां पर द्विगुणित भी हो जाएगी। फिर द्वितीयक वर्धन काल की बात करें तो इस प्रावस्था में उन प्रोटीन तथा आरएनए का संश्लेषण होता है जो जिनकी आवश्यकता विभाजन प्रावस्था में होगी। ये क्या है? द्वितीय वर्धन काल है। ठीक है, चल अगले हम प्रश्न की बात करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन क्यों कहा जाता है? इतने बार 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए पूछा गया सवाल है जिसकी कोई हद नहीं। अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, नाम से समझो, अर्ध का मतलब होगा आधा, और सूत्री का मतलब क्या होगा? यहां पर सूत्री दिखा रहा है गुणसूत्र को। इसका मतलब क्या है कि गुणसूत्र जब कोशिका विभाजित होगी और वो अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो उसके गुणसूत्र जो है उसकी अगली 2 कोशिकाओं में आधे आधे जाएंगे। ये होगा अर्धसूत्री विभाजन। अब अपने से पूछा कि भाई न्यूनकारी विभाजन क्यों बोलते हैं? न्यूनकारी का मतलब क्या होता है? कम होने वाला विभाजन। ठीक है, किसी चीज की संख्या या उसकी क्वांटिटी को कम करने वाला विभाजन है, तो अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है, क्योंकि इस विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी आधी रह जाती है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोला? अर्धसूत्री विभाजन बोला। बढ़ते आगे की तरफ। अब अपने को देना है अंतर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में। चलो तुरंत देखेंगे फटाफट और आगे बढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन क्या होता है? इस प्रकार की विभाजन दैहिक कोशिकाओं में होगा, हमेशा जो है जो देह का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं उनमें होगा, उनको ही हम क्या बोलते हैं? दैहिक कोशिकाएं, सोमेटिक सेल बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो होगा ये जनन कोशिकाओं में होता है या जनन कोशिकाओं में होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जितने जननांग है, चाहे आप अंडाशय देख लो, चाहे आप आपका जो है शुक्राशय देख लो, जो शुक्राणु होगा वो जब बनेगा तब अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब अंडाणु बनेगा तब भी जो बनेगा तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनेगा। ठीक है, फिर समसूत्री विभाजन की बात करें तो केवल एक विभाजन होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक ही विभाजन के अंदर 2 सह विभाजन होते हैं। क्या होंगे? 2 सह विभाजन होंगे। फिर समसूत्री विभाजन, इस विभाजन के दौरान 2 संतति कोशिकाएं बनती है, और अर्धसूत्री विभाजन में जो 2 सह विभाजन होंगे, पहले सह विभाजन से 2 और फिर दूसरे सह विभाजन से 2 बनेगी, मतलब टोटल 4 संतति कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, यही इनके बेसिक अंतर है, और इतना लिख दोगे तो आपके मार्क पक्के हो जाएंगे। चल अगले प्रश्न की बात करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन से सवाल इतने सारे बनते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक विशेष तरह का विभाजन है, जो कि विशेष तरह की कोशिकाओं में दिखता है और विशेष प्रकार से होता है। समसूत्री विभाजन जो है सामान्य दैहिक कोशिकाओं में दिखेगा, सामान्य तौर से एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, उन 2 कोशिकाओं से और 2-2 कोशिकाएं बनेगी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन का फंडा यह है कि एक ही विभाजन के दौरान आपको 2 बार सह विभाजन देखने के लिए मिलेगा, और मेन बात तो यह है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या भी आधी आधी होते हुए देखने के लिए मिलेगी। इस विभाजन द्वारा एक द्विगुणित पितृ कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होगा। इस विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होगा तथा निषेचन के पश्चात युग्मनज जो है वो क्या हो जाएगा? द्विगुणित हो जाएगा, और पुनः जो क्रोमोसोम की संख्या है सामान्य हो जाएगी। फिर यदि बात करेंगे, इस विभाजन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अब हम जब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन को, जब यहां पर हम बात करते हैं गुणसूत्र आधे आधे हो जाएंगे, तो आधे होने से जो पहले जो क्वालिटीज थी जीवों में वो तो आधी ही हो गई, तो नई विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। ठीक है, इस विभाजन के बने युग्मक में मात्र एवं पितृ दोनों प्रकार के लक्षण मिश्रित होते हैं, जिनके संलयन से अनुवांशिक गुणों के नए नए संयोग बनते हैं और जो जीव के विकास क्रम में सहायता होते हैं। देखो, हम भी जब
पैदा हुए तो हमारा शरीर किन गुणसूत्रों के सहारे बना? एक आधे गुणसूत्र माता के आए, आधे गुणसूत्र पिता के आए, और हम दोनों में उन दोनों के मिलन से हमारा शरीर बना। तो हमारे में क्वालिटी आधी माता की आई, आधी पिता की आई, तो एक नया गुणसूत्र संयोजन बना है। तो अर्धसूत्री विभाजन में हमेशा जो है एक नया गुणसूत्रीय संयोजन प्राप्त होगा। ठीक है, चल अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भाई। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्या एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के सूत्री विभाजन हो सकता है? और यहाँ सूत्री विभाजन मतलब समसूत्री विभाजन की बात हो रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया क्या एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति के, यानी डीएनए से डीएनए बनने की तकनीक से के बिना समसूत्री विभाजन हो सकता है क्या? चलो आओ समझे। समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों में बंटता है, ये अपने को पता है। ये अर्ध गुणसूत्र ही कोशिका विभाजन के बाद नए संतति केंद्रक में गुणसूत्र बनाएंगे। कोशिका विभाजन होगा और ये अर्ध गुणसूत्र जो होंगे वो नई जो कोशिकाएं बनेगी, जिनको हम संतति कोशिकाएं बोल रहे हैं या पुत्री कोशिकाएं बोल रहे हैं, उनके अंदर केंद्रक के गुणसूत्र बनाएगी। ठीक है, अब चूंकि प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए की मात्रा जो है निश्चित होती है, अतः एस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति होना आवश्यक होगा। क्यों होगा? क्योंकि डीएनए से डीएनए बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो निश्चित गुणसूत्रों की मात्रा या उतनी क्वांटिटी गुणसूत्रों की चाहिए होगी। इसलिए जो है आपका एस प्रावस्था में बिना डीएनए प्रतिकृति हुए आपका विभाजन पूर्णतः हम नहीं कह सकते कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्या बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति हो सकती है? आ जाओ समझते हैं। बिना कोशिका विभाजन के डीएनए प्रतिकृति नहीं हो सकती, क्योंकि एक कोशिका विभाजन के दौरान ही डीएनए प्रतिकृति और कोशिका की वृद्धि होती है। तो डीएनए के बिना जो है आपके बिना कोशिका विभाजन के डीएनए की प्रतिकृति कैसे हो जाएगी? ठीक है, लॉजिक है इस बात का। बढ़ते आगे की तरफ। कोशिका चक्र को परिभाषित कीजिए। अब कोशिका चक्र होता क्या है, नाम से समझो। कोशिका चक्र का मतलब क्या होगा? ऐसा चक्र या घटनाओं का वह निश्चित अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का यानी गुणसूत्र का या फिर आनुवंशिक पदार्थों के जो है संचरण का क्या करेगी? द्विगुणन एवं अन्य संगठनों का संश्लेषण करने के पश्चात विभाजित होकर नई दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगी। और इसी पूरे पैटर्न को या इसी पूरे चक्र को या क्रम को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं या कोशिका चक्र कह देते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रश्न के बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसका नाम है समसूत्री विभाजन की अवस्थाओं को केवल चित्र द्वारा समझाइए। अब प्रश्न पूछा गया है केवल चित्र के द्वारा समझाइए, लेकिन हमको डिटेल भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भैया हो सकता है पूछ लिया जाए कि समसूत्री विभाजन को समझाइए, फिर क्या करेंगे? केवल चित्र थोड़ी बनाएंगे। तो चलो आओ समझते हैं समसूत्री विभाजन होता क्या है। समसूत्री विभाजन का मतलब ये एक ऐसा विभाजन है जिसमें विभाजन के फलस्वरूप बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो है जनक कोशिकाओं के समान होती है। जो मदर कोशिका होगी, जो पहली कोशिका होगी, जो समसूत्री विभाजन करके अपनी दो पुत्री कोशिकाएं बनाएगी या संतति कोशिकाएं बनाएगी, उसमें यानी मदर सेल में और जो डॉटर सेल है उनमें समान संख्या में गुणसूत्र रहेंगे। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? समसूत्री। सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र। ठीक है, फिर बात करेंगे, इसलिए इसे सम विभाजन भी कहा जाता है। समसूत्री विभाजन की सभी अवस्थाएं कोशिका चक्र का या सेल साइकिल का निर्माण करती है। इन घटनाओं के वह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संघटकों को क्या करती है? संश्लेषण करके विभाजित होकर के दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसे क्या कहा जाता है? सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है किस किस प्रकार के सेल साइकिल पाए जाएंगे? आपको बहुत तरह के सेल साइकिल दिखेंगे, लेकिन इस कोशिका चक्र को हमने दो मुख्य भागों में बांट दिया है। पहला क्या होगा? अंतरावस्था या इंटरफेज बोलेंगे, और दूसरा होगा विभाजन अवस्था या एम फेज। ठीक है, अगर हम बात करें अंतरावस्था की, तो ये वह टाइम होगा जिसमें कोशिका का जो है अपने गुणसूत्रों का विलगन चलेगा, और विभाजन अवस्था में आप समझ पा रहे हो कि उससे दो कोशिकाएं बनेगी जिसमें वो विभाजित हो जाएगी और दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम समसूत्री विभाजन को समझाएंगे, और जो है चित्र आपको पीडीएफ में दे देंगे, तो पीडीएफ से आप एक बार चित्र की प्रैक्टिस कर लेना। तो चलो इसी के साथ में हम इस पूरी कहानी को करते हैं खत्म, क्योंकि हमने इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं उनकी पहले
जो है वीडियोस बना करके आपको यूट्यूब के द्वारा दे दी थी। ठीक है, तो उन 2 यूनिट्स को आप उस वाले जो है लेक्चर से पढ़ सकते हैं और ये बची हुई यूनिट्स को इस लेक्चर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अन्य किसी वीडियो में। आपको कहूंगा आपकी 11वीं की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बने रहिए अरिविहान के साथ और पढ़ते रहिए अपने अंशु भैया के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।